नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th हिस्ट्री ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि अभी आपका पोर्टल साइंस का एग्जाम हुआ है और आपने देखा होगा कि क्या आपको पढ़ाया गया है और कैसे आपने पेपर दिया है। मेरे हिसाब से मैंने जो पेपर देखा उसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 100% जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बता रखे हैं। ऐसा ही कुछ अब हम हिस्ट्री के लिए करने जा रहे हैं। हिस्ट्री के टोटल 7 चैप्टर हैं। इस सभी चैप्टर से 5-5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 11th हिस्ट्री ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। सबसे पहला प्रश्न, हम सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक ये पहले चैप्टर का होगा। आप बस ऐसे ही समझ लीजिए कि 1 से लेके 5 तक जितने भी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं वो पहले चैप्टर का होगा। अगले चैप्टर का फिर से मैं आपको 5 प्रश्न बताने वाला हूं। तो टोटल 7 चैप्टर है, तो इस हिसाब से 35 क्वेश्चन आपके मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बताने जा रहा हूं। और आपको पता है कि जब मैं ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आता हूं, इसके वीडियोस लेके आता हूं, तो इसमें मैं कई सारे अलग क्वेश्चनों को भी संलग्न करता हूं, जिससे आपके एग्जाम में अगर बाय चांस कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले जो आपको मैंने इन 35 क्वेश्चन में नहीं बताया, तो आप उसे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, लेखन कला का विकास प्राचीन मेसोपोटामिया में कैसे हुआ और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अब जब मैं आपको अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, तो इसमें याद रखिएगा लेखन कला का विकास कहां हुआ था। एमसीक्यू भी निकल रहा है, तो प्राचीन मेसोपोटामिया में हुआ। अब कैसे हुआ, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे हुआ, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पहले चैप्टर में से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से पहले चैप्टर में से ज्यादा पूछे जाने वाला ही प्रश्न यही है कि लेखन कला, लिखने की कला जो थी, इसका विकास प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर कैसे हुआ, इसके अलावा और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अब मेसोपोटामिया के अंदर लेखन कला तो शुरुआत हो गई, पहले तो ये जानना है कि कैसे वहां पे लेखन कला की शुरुआत हुई, और अगर हुआ लेखन कला का शुरुआत तो इससे मेसोपोटामिया के जीवन में, मतलब वहां के समाज जो था उसके अंदर रहने वाले लोगों के जीवन में इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो यहाँ पे ये 2 प्रश्नों का संलग्न जोड़ा है। तो मतलब अगर मैं 35 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो इसमें से आपका 70 क्वेश्चन निकलेगा। मतलब आप समझ लो कि आपके एक चैप्टर से मैं 10-10 इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। दूसरी बात, ये प्रश्न अगर ऐसे ही एज इट इज ऐसे पूछा जाए तो ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें से अगर 2 प्रश्नों को अलग अलग कर दिया जाए तो ये 4-4 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको तो फायदा अगर अलग अलग पूछा जाता है तभी है, क्योंकि 4-4 प्रश्नों में आप 8 नंबर ले आओगे और सिंगल पूछेगा तो आप 6 नंबर लाओगे। तो अब यहाँ पे हम प्रश्न को देख लेते हैं कि लेखन कला का विकास प्राचीन मेसोपोटामिया में कैसे हुआ और इसका वहां के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी देखेंगे। तो देखिए, प्राचीन मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास लगभग 3100 ईसा पूर्व। प्राचीन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया तो एक सभ्यता है, बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। तो इसमें कला का विकास, जो लिखने की कला थी, जो हैंडराइटिंग, जो हम जैसे हम अपने यहाँ पे हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बहुत तरह की भाषाएं हमारे यहाँ जिसको हम लिखते हैं ना, तो सबसे पहले मेसोपोटामिया में इसी प्रकार के लिखने की जो कला है, इसका विकास ईसा के 2100 वर्ष पहले हुआ था, सुमेरियन सभ्यता में हुआ था। देखिए, अब मेसोपोटामिया में क्या है कि एक सुमेरियन सभ्यता थी, कई तरह की अलग अलग समाजों के साथ मिलकर मेसोपोटामिया सभ्यता था। ऐसा नहीं है कि मेसोपोटामिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं ना, सब सिर्फ और सिर्फ रोटी ही खाते हैं। मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसमें अलग अलग सभ्यता के लोग थे। जैसे हमारे भारत में ले लो, विविधता है ना, ऐसे ही मेसोपोटामिया के अंदर विविधता थी। कुछ वेजिटेरियन थे, कुछ नॉन वेजिटेरियन थे, कुछ उर को मानते थे, कुछ उरूक को मानते थे, कुछ चांद को मानते थे, कुछ इना देवी को मानते थे। अलग अलग देवी देवता थे इनके। तो इनके अंदर भी अलग अलग समाज था। जैसे अब मैं भोलेनाथ का फैन, बहुत लोग राधा का फैन है, कुछ लोग सरस्वती जी का फैन है, दुर्गा जी का फैन है, गणेश भगवान का फैन है। तो हमारा अलग अलग विचार है ना, ऐसे यहाँ पे अलग अलग विचार, मतलब लेकिन याद रखिएगा 3100 वर्ष पूर्व, ईसा के 3100 वर्ष पूर्व प्राचीन मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता के अंदर लिखने की कला विकास हुई थी। लिखने की कला सुमेरियन सभ्यता में हुआ था। यह विकास मुख्य रूप से आर्थिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण
प्रारंभ में लोग व्यापार और अनाज के लेन देन को दर्ज करने के लिए करते थे। अब प्रशासनिक, अब जिस सभ्यता में आप रहते हो, चाहे सभ्यता कोई सा भी हो, जिस समाज में आप रहते हो, अभी के समय में अगर आप सोचो तो क्या बिना वाईफाई, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के रह सकते हो? बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीवन। ऐसे ही अगर हम इस समाज में लिखना छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें, अब कितनी चीजों को आप याद रखोगे? यहाँ पे कह रहा है प्रशासनिक कार्यों के लिए, अब एक समाज था, वहां पे एक नियम था, संविधान था, कानून था, उस कानून को लंबे समय तक अलग अलग समाज में लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए लिखने की कला का विकास करना बहुत जरूरी था। तो वहां पे प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण शुरुआत हुआ इसका। प्रशासनिक मतलब ढांचों को मूल रूप से रूप देने के लिए। इसके अलावा लोग वहां पे व्यापार भी तो करते थे, बिजनेस भी करते थे, नदी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, अनाज बेचते थे, सीप बेचते थे, गहने बेचते थे, कीमती रत्न बेचते थे, पत्थर बेचते थे, और इसके अलावा जो इनको जरूरत होती थी वो दूसरे जगह से ये खरीद के लाते थे। तो इस कारण से अनाज के लेन देन के दर्ज करने के लिए चित्रलिपि का उपयोग करते थे। चित्रलिपि क्या मतलब होता है? देखिए, चित्रलिपि कहने का मतलब है छोटे छोटे साइन के माध्यम से, छोटे छोटे चित्र के माध्यम से ये अपनी भाषाओं को दिखाते थे। मतलब इन्होंने खुद ये बना लिया था कि इस साइन का मतलब ये होता है, इस साइन का मतलब ये होता है। तो इस कारण से 2100 वर्ष ईसा पूर्व सुमेरियन सभ्यता के अंदर लेखन कला का विकास हुआ था। क्यों हुआ था? इनके प्रशासनिक कार्य के लिए, इनके व्यापार के आंकड़ों को दर्ज करने के लिए, तो बहुत जरूरी हो गया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है धीरे धीरे यह लिपि अधिक जटिल होती गई और इसके प्रतीकों को मिट्टी के तख्तियों पर नुकीली औजारों से अंकित किया जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो भाषाओं में, अब शुरुआत में मान लो मुझे मुस्कुराना है, तो मेरे लिए एक एग्जाम्पल है ये, अब मुझे मुस्कुराना है तो मेरे लिए एक जो है वो एक छोटा सा साइन बन गया कि ऐसा साइन का मतलब होता है मुस्कुराना। लेकिन अब मुस्कुराना एक सिर्फ जीवन में मुस्कुराना ही सब तो नहीं है ना, रोना है, हंसना है, खाना है, जाना है, नाचना है, मतलब बहुत तरह की चीजें हैं। तो जैसे जैसे ये लिपियां बढ़ती गई, जैसे जैसे साइन बढ़ते गए, वैसे वैसे इनकी भाषाएं जटिल होती गई, मुश्किल होती गई। और फिर क्या हुआ? इनके प्रतीक, जो इनके साइन थे, जो छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से, साइन के माध्यम से अपने लिपि को मतलब दिखाते थे, उसको मिट्टी के तख्तियों पर, मतलब मिट्टी, गीले मिट्टी के प्लेटों को बनाकर उस पे इनको इंगित करके इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाने लगा। तो ये अब हम बात करते हैं लेखन कला के विकास के चरण। अब लेखन कला अचानक से कोई व्यक्ति आया और लेखन कला शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ। ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ा है। ये शुरुआत में किसी ने किया, उसमें थोड़ा सा और जोड़ा गया, और जोड़ा गया, और जोड़ा गया, और जैसे जैसे इसमें चीजें जुड़ती गई ये जटिल होता गया। तो देखिए, सबसे पहले हम लेखन कला के विकास के चरण में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले चित्रलिपि आता है। पहले लेखन कला में डायरेक्ट लिखना नहीं था, चित्रलिपि था। छोटे छोटे इमेज के माध्यम से, छोटे छोटे साइन के माध्यम से चीजों को समझाया और बताया जाता था। शुरुआत में लोग वस्तुओं को चित्र के माध्यम से दर्शाते थे। अब समझिए, मैंने आपको शुरुआत नहीं बताया कि पहले तो लिखने की बातें नहीं थी, पहले डायरेक्ट लिखने की जैसे सिस्टम नहीं थे। तो छोटी छोटी चीजों, जितने भी वस्तु इनके पास थे, प्रोडक्ट थे, जैसे कि अनाज हो गया, जैसे कि कोई गेहूं चावल हो गया तो गेहूं का साइन अलग है, चावल का अलग है, ज्वार का अलग है, ऐसे। फिर रत्न हो गए तो पहाड़ों के साइन अलग है, कीमती रत्न के साइन अलग हैं। तो इन साइनों के माध्यम से, इन चित्रों के माध्यम से ये चीजों को दर्शाने का काम करते थे। अगर मान लो अब मुझे 1 केजी अनाज चाहिए, मतलब गेहूं चाहिए। अब मैं कहा हूं? मेसोपोटामिया के सभ्यता में। अब मेसोपोटामिया के सभ्यता में मुझे 1 केजी अनाज चाहिए, या 1 बोरी अनाज चाहिए, या गेहूं चाहिए। तो उसको अगर मुझे खरीदना है आपसे, तो मुझे उस चित्र को दिखा के आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए। अगला व्यक्ति भी उस चित्र को देख के समझ जाएगा कि इसे गेहूं की आवश्यकता है। तो ये चित्रों के माध्यम से, मतलब इसकी शुरुआत जो हुई थी वो चित्रलिपि के माध्यम से हुई थी, चित्र के माध्यम से दर्शाते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए, अब है आइडियोग्राम। अब आइडियोग्राम क्या होता है? ये सेकेंड चरण है। पहले स्टेप में हमने चित्रलिपि को देखा, अब हम आइडियोग्राम के बारे में देखेंगे। चित्र को अधिक सार्थक बनाने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाने लगा। अब हमने तो चित्र बना लिया, चित्र को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए,
और ज्यादा सजग बनाने के लिए, लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए, आसानी से समझने के लिए हमने उनके प्रतीकों का उपयोग करना शुरू किया, उनके चिन्हों का उपयोग, उनके साइनों का उपयोग करना शुरू किया। ये सेकेंड स्टेप में आता है। अब है हमारा किलाक्षर लिपि। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किलाक्षर लिपि, क्योंकि ये तो आपके सिलेबस में भी है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि किलाक्षर लिपि क्या था, कहां से आया, किस सभ्यता में था। तो किलाक्षर लिपि इस चरण के थर्ड स्टेप में आता है। अब इसमें क्या है, चित्रों को सरल रेखाओं में बदलकर एक व्यवस्थित लिपि विकसित की गई। पहले तो इन्होंने साइन लिया, साइन को चित्र में कन्वर्ट किया, चित्रों को अब लाइनों के माध्यम से सजाना शुरू किया। अब छोटी छोटी लाइनों के माध्यम से इन चित्रों को, इन प्रतीकों को, इन चिन्हों को बदलकर एक लिपि के रूप में लिखना शुरू किया और इसी को हम कहते हैं किलाक्षर लिपि। बहुत लंबे समय, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुरातत्वविदों के पास हैं, जिसके ऊपर किलाक्षर लिपि में चीजों को इंगित किया गया है। और बहुत सारी चीजें ऐसे भी है, बहुत सारी भाषाएं अभी भी ऐसी है जो लोग समझ ही नहीं पाते। तो ये किलाक्षर लिपि था। अब हम बात करेंगे प्रशासन और कानून व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, लेखन से शासकों को कर संग्रह, जनगणना और प्रशासनिक आदेशों को सुरक्षित रखने में मदद मिलता था। क्या होता था, जो भी वहां के राजा हुआ करते थे या फिर जो उस समुदाय के मुखिया हुआ करते थे, तो ये टैक्स वसूलने का काम तो बहुत पारंपरिक है, बहुत पुराने समय से चल रहा है और आज भी हम टैक्स भरते हैं। आज हम इंडियन गवर्नमेंट को भरते हैं, पहले लोग अपने राजाओं को भरते थे, अपने सम्राट को भरते थे, अपने मुखिया को भरते थे, अपने ग्रुप के हेड मेंबर, सरपंच, पंच, जो भी हो, जिस नाम से आप बुलाना चाहे बुला सकते हैं, उनको भरते थे। तो ये जो लेखन कला विकसित हुआ ना, इससे इनको नाम दर्ज करने में, टैक्स वसूलने में, किस जगह से कितना टैक्स आया, इन सभी चीजों को ब्यौरा रखने में इनको मदद मिलता था। हुम्राबी की संहिता जो है वो इसी का उदाहरण। हुम्राबी एक प्रकार का संग्रह है जिसमें इस प्रकार की लिपि के माध्यम से कई सारी जानकारियों को संलग्न किया गया है। तो ये इसके उदाहरण में आप लिख सकते हो। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है व्यापार में वृद्धि। जब आप शिक्षित हो जाओगे तो आप ऐसे ही अच्छे हो जाओगे। तो जब इनके पास लिपि आ गया, जब इनके पास लिखने की कला आ गई, तो इनके व्यापार में भी वृद्धि हुआ, बिजनेस में वृद्धि हुआ। व्यापारियों ने लेन देन और अनुबंधों को लिखित रूप से दर्ज करना शुरू किया। अब मान लो मैं प्रतिदिन 100, 200, 500 लोगों के साथ व्यापार करता हूँ। अब 500 लोगों का ब्यौरा, मतलब कि उनका एक प्रकार का जायजा याद रखना दिमाग में तो असंभव सा हो जाएगा ना। अब मैं मान लो 20,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब 20,000 बच्चों का नाम याद रखना, ये मैं कंप्यूटर तो हूं नहीं, ना मैं सुपर कंप्यूटर हूं, ना मैं रोबोट हूं, तो इन 20,000 बच्चों का नाम याद नहीं रह सकता। लेकिन अगर इन 20,000 बच्चों को मैंने डायरी में मेंटेन करके रखा है, कंप्यूटर में रखा है, तो आसानी से मैं समझ जाऊंगा कि किस बच्चे का क्या नाम है, कौन सी क्लास में है, कैसे उसके फीस आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो यही बात है, जब व्यापार में वृद्धि हुआ तो कैसे हुआ कि इन लोगों ने अपने व्यापार से जुड़े हुए मुद्दों को, लेन देन को, मतलब कि जो भी पैसे आ रहे हैं और जो भी पैसे जा रहे हैं, तो इसको इन्होंने लिख के रखना शुरू कर दिया, जिससे इनके व्यापार में वृद्धि हुई है। धर्म और साहित्य की बात कर लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों, मिथकों और साहित्यिक कृतियों को लिपिबद्ध किया गया। हमारे यहाँ ही महाभारत धर्म ग्रंथ है, रामायण, गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, नाग कथा, पंचतंत्र की कहानियां, ये सब क्या है, ये सब लिखा हुआ है, तभी तो हमें पता है। इसी प्रकार से इन लोगों ने अपने समाज के अंदर होने वाले जितने भी धार्मिक कार्य थे, जितने भी धार्मिक रीति रिवाज था, जितने भी कार्यक्रम ये पूजा पाठ के लिए करते थे, उन सभी चीजों को लिख के रखना शुरू कर दिया। तो धर्म और साहित्य में भी वृद्धि हुआ। तो इन लोगों ने अपने कृतियों को लिपिबद्ध किया। गिल्गमेश महाकाव्य इसका उदाहरण है। गिल्गमेश महाकाव्य जो है, उसमें इसी प्रकार से अपने संस्कृति को, अपने पूजा पाठ को, अपने देवी देवताओं को, अपने संस्कारों को चिन्हित किया गया, लिखा गया है। आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। अब जब लिपि आ गया, लिखना शुरू हुए, तो इन लोगों के पास शिक्षित होने का भी मौका मिल गया। लेखन के कारण गणित, मैथ में विकास हुआ। गणित की चीजों पे लोग विकास किए। खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों का भी विकास हुआ, जिससे सभ्यता उन्नत हुई। जब लोग सभ्यता के अंदर, समाज के अंदर पढ़ने लिखने लगे, जब इन लोगों ने डॉक्टरी मतलब चिकित्सा के बारे में जानकारी हासिल कर ली,
जब इन लोगों ने खगोल विज्ञान के बारे में हासिल कर लिया ज्ञान, उसके बाद इनकी सभ्यता जो है वो फिर विकसित होने लगी, उन्नत होने लगी, अपडेट होने लगी, आगे बढ़ने लगी। इस प्रकार लेखन कला के विकास में मेसोपोटामिया की सभ्यता को एक संगठित और उन्नत समाज में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और आप लोगों को तो पता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी। उससे जुड़े हुए आज भी बहुत सारी चीजें हम दिन प्रतिदिन ढूंढते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार का उन्नत शहर था। उनके पास भी टेक्नोलॉजी थी, उनके पास भी मकान था, उनके पास भी सड़कें थी, उनके पास भी नाला था, सीवर था, नदी था, नाव था, व्यापार था, बिजनेस था, ये सारी चीजें उनके पास भी थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चनों को आपको बड़े ही ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपके 2 प्रश्न निकल गए, 4-5 एमसीक्यू निकल गया। बस आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, सुनना है, और अगर कोई परेशानी आती है तो बंदा हाजिर है, आपके कमेंट करने के देर है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा रिप्लाई कमेंट के माध्यम से मिले। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण की क्या विशेषता थी और यह किस प्रकार विकसित हुआ। देखिए ध्यान से समझिए, जब मैं आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं था, वो आज है, वो एक विकसित शहर था, अच्छे अच्छे बिल्डिंग थी, बिना एसी के घर ठंडा रहता था, उनके पास अच्छा नहाने का जगह था, सड़कें थी, नाले थे, व्यापार थे, बिजनेस थे, वो सुखी थे, संपन्न थे। तो सभ्यता में शहरीकरण, अगला प्रश्न यह आ गया कि उनके सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण। अब शहरीकरण क्या होता है? शहरीकरण का तो अच्छा मतलब यही होता है ना कि जहाँ पे अच्छे घर हो, अच्छे चिकित्सा की सुविधा हो, अच्छा पढ़ाई का सुविधा हो, अच्छा आवाजाही के लिए सड़क हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, लोग सुखी हो, संपन्न हो, तो यही तो शहरीकरण है, लोग बिजी हो। तो यही है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण भी था। शहरीकरण कैसे विकसित हुआ इसके बारे में बात करेंगे कि क्या विशेषताएं थी, उसके जो शहर थे उसकी विशेषताएं क्या थी और यह किस प्रकार विकसित हुआ। अगेन 2 क्वेश्चन है, अगर सिंगल शॉट में ये प्रश्न पूछ ले तो 6 नंबर से कम में तो पूछेगा ही, अगर डबल शॉट में पूछता है तो 4-4 नंबर, आपके लिए 8 नंबर का प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण की विशेषताओं को देखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे प्राचीन सुमेर, याद रखिएगा, आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा, कई बार बच्चे कंफ्यूज यही हो जाते हैं कि उनको मैंने तो पढ़ाया मेसोपोटामिया, उनको पूछ लिया सुमेर, अक्काद, बाबुल, असुसूर, अब ये सब इसी सभ्यता का नाम है। अब हमारे सिलेबस में भी कई बार एनसीईआरटी सीबीएसई क्या करते हैं, ये बहुत ही तेज लोग हैं, ये तो आपको दे देंगे मेसोपोटामिया। अब क्वेश्चन में वहां पे पूछ लिया सुमेर, बच्चा कंफ्यूज, अब क्या लिखेगा? तो याद रखिएगा ये सारे नाम इसी के हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे प्राचीन सुमेर, अक्काद, बाबुल और असरूर, इन्हीं सभ्यताओं के रूप में जाना जाता है। इसमें से कुछ भी पूछेगा ना तो सेम ज्ञान ही आपको चिपकाना है। अब देखिए, विश्व की पहली शहरी सभ्यताओं में से एक थी। पूरे विश्व में हमने बहुत तरह की सभ्यताओं को पढ़ा है, मेसोपोटामिया है, हड़प्पा है, बहुत तरह की सभ्यता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है। अब पुरातत्वविद जो है, जो लगातार खुदाई कर रहे हैं, लगातार जानकारियों को हासिल कर रहे हैं, तो इनके नॉलेज के अनुसार मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ पे बात में मुख्य रूप से ये कहना है कि मेसोपोटामिया के अंदर जो शहरीकरण है, जो शहरी प्रक्रिया थी, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी, क्या क्या अच्छाई की चीजें थी उनके शहरों में। तो देखिए, ऐसे तो नहीं है कि शहरीकरण अचानक से विकास हो गया। मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, क्या दिल्ली अचानक से दिल्ली हो गया, राजधानी हो गया? नहीं, अरे राजधानी तो पहले कोलकाता था, पश्चिम बंगाल के अंदर था। तो अचानक से कोई शहर नहीं बनता है, अचानक से कोई शहर विकसित नहीं होता है, एक लंबी प्रक्रिया लगती है, लंबे प्रोसेस के बाद एक शहर का विकास होता है। तो इसका शहरीकरण धीरे धीरे विकसित हुआ और इसके कई महत्वपूर्ण विशेषताएं भी है। अब उन विशेषताओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है शहरीकरण की विशेषता में कि योजनाबद्ध नगर निर्माण, बड़े ही तरीकों से, बड़े ही सोच बूझ के साथ इन्होंने अपने शहर का निर्माण किया, योजना के साथ। ये नहीं कि कोई कहीं घर बना लिया, कोई कहीं घर बना लिया, कोई कहीं गड्ढा खोद दिया, कोई कहीं सड़क बना दिया, ऐसा नहीं है। पूरा सड़क का नक्शा पहले तैयार किया गया था,
शहरों का निर्माण संगठित तरीकों से किया गया था, जहां पे मंदिर, महल, बाजार, आवासीय क्षेत्र अलग अलग थे। सोचिए, आज भी तो ऐसा ही होता है ना कि मंदिर का क्षेत्र अलग होता है, मंदिर अलग था। अब महल महल अभी तो महल नहीं है, लेकिन क्या राष्ट्रपति भवन आपके घर के पास है? नहीं, वो अलग है ना। तो अभी के समय के लिए तो राजा महाराजा वही है ना, जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है। ठीक है, डेमोक्रेसी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजतंत्र है, लेकिन वो प्रशासनिक जगह जो है वो अलग है। बाजार, क्या आपके घर के बगल में कोई बाजार है? नहीं, बाजार का एक जगह होता है, वो बाजार अलग था। आवासीय क्षेत्र जहां पे लोग रहते हैं वो बाजार से दूर होता था। आजकल के समय के भीड़ भाड़ के समय में, बिजी शेड्यूल में, तो लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, बस जैसे ही जीवन चल रहा है चला रहा है। लेकिन ये एक योजनाबद्ध है, जहां बाजार होगा, जहां पे महल होगा, जहां पे मंदिर होगा, वहां पे आवासीय क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि वो चहल पहल वाली जगह होती है, वो शोर शराबा वाला जगह होता है। और आवासीय क्षेत्र इन जगहों से अलग चाहिए, जहां पे लोग शांति से अपना घर बना के रह सके। आज भी आप देखो, हम लोगों का तो जीवन में पता नहीं, ऐसे भी जीवन चल ही रहा है, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं वो व्यापार कहीं भी करे, बिजनेस कहीं भी करे, लेकिन उनका फार्म हाउस अलग है, वो बड़े शांति से जाके इत्मीनान से सोते हैं अपने फार्म हाउस में। तो यही बात है, आवासीय क्षेत्र वगैरह जो थे अलग अलग थे। प्रमुख शहरों में उरुक, निपुर, लगास और बाबुल शामिल थे। अब जैसे कि भारत के प्रमुख शहर में हम नाम लेते हैं, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, पटना, तो ये प्रमुख शहर है, कोलकाता। ऐसे ही उनके समय में भी, उनकी सभ्यता में भी प्रमुख शहर जो था वो अलग था। उर और उरुक का तो नाम बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके सिलेबस में मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा निप्पुर, लगास और बाबुल भी इनके शहरों में शामिल थे, जो प्रमुख शहरों में आते थे। इनकी सभ्यता के अंदर, इनके शहरीकरण के अंदर ये प्रमुख शहर थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है सरकारी और प्रशासनिक ढांचा। अब सरकारी और प्रशासनिक ढांचा क्या है उसको देख लेते हैं। शहरीकरण के साथ साथ शासन व्यवस्था विकसित हुई। अब पूरा शहर बना लिया, समाज बना लिया, लेकिन समाज ऐसे नहीं चलता ना। एक समाज को चलाने के लिए नीति, नियम, कानून, निर्देश सब होते हैं। तो इन निर्देशों का पालन करवाना आम जनता से, समाज के लोगों से भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो निर्देश का पालन ही नहीं करेंगे तो क्या समाज चल पाएगा? ये तो वही प्रश्न हो गया कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरत है, लोकतंत्र का आवश्यकता क्यों है, संसद प्रणाली की आवश्यकता क्यों है, कानून की आवश्यकता क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि समाज में रहने वाले लोग सही तरीके से अपने सामाजिक वातावरण को चला पाए। तो जब इन्होंने शहरीकरण किया, उसके बाद इन्होंने सरकारी और प्रशासनिक ढांचों के ऊपर भी काम किया है। इन्होंने शासन व्यवस्था विकसित किया, जिसमें राजा और पुजारियों की भूमिका प्रमुख थी। जो राजा हुआ करता था और जो पंडित हुआ करते थे, जो पुजारी थे, उनकी भूमिका सबसे ऊपर हुआ करती थी। वो पुजारी को, मतलब जो मंदिर वगैरह में पूजा पाठ करवाते थे, कर्म कांड करवाते थे, धर्म कांड करवाते थे, इसके अलावा हवन वगैरह करवाते थे, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। कर संग्रह मतलब टैक्स को वसूलना, व्यापार नियंत्रण, बिजनेस पे कंट्रोल रखना और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक तंत्र का विकास हुआ। जैसे आज हमारे यहाँ पुलिस है, हमारे यहाँ कानून है, नियम है, ऐसे ही उस समय भी हुआ करता था। आज से ईसा पूर्व 3100, सोच लो कितना पुराना ये डेवलप्ड सिटी था। व्यापार और अर्थव्यवस्था भी थी इनके पास बिजनेस भी था, इनके पास इकोनॉमिकल सिस्टम भी था। व्यापार के लिए मेसोपोटामिया में विकसित जल मार्ग और सड़कों का उपयोग किया जाता था। बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए ये लोग जल मार्ग का उपयोग करते थे, नदियों के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक जाया करते थे। साथ ही साथ धीरे धीरे इन्होंने सड़कों का भी डेवलपमेंट कर लिया, सड़कें भी बना ली और सड़कों के माध्यम से भी ये व्यापार करना शुरू कर दिए। इसके अलावा कृषि उत्पाद मतलब खेती करते थे, धातु, कपड़ा और अन्य वस्तुएं व्यापार का हिस्सा थी। अच्छा, अब ये व्यापार क्या करते थे, बिजनेस क्या करते थे, क्या खरीदते थे, क्या बेचते थे? तो ये अनाज को खरीदते बेचते थे, धातु को खरीदते बेचते थे, वस्त्रों को खरीदते बेचते थे। ये इनका प्रमुख व्यापार हुआ करता था। वस्तु विनिमय से मुद्रा का प्रयोग शुरू हुआ। अब विनिमय का मतलब होता है बेचना। जब वस्तुएं बिकने लगी तो यहीं से मुद्रा अर्थात करेंसी, पैसे का उपयोग होना शुरू हो गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कला और वास्तुकला। अब ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मेसोपोटामिया के शहरीकरण की विशेषताओं के अंदर हम बात कर रहे हैं। कला और वास्तुकला का, इमारतों का निर्माण मिट्टी की ईंटों से किया जाता था। आज भी हम कोई भी घर बनाते हैं तो मिट्टी के ईंट से ही बनाते हैं ना।
तो ये उस समय भी मिट्टी के ईंट से बड़ी बड़ी इमारतों का, महलों का, मंदिरों का, घरों का निर्माण करते थे। मूर्ति कला, भित्ति चित्र और सिलेंडर सील जैसी कलात्मक वस्तुएं प्रचलित थी। अब ये उस समय करते क्या थे, तो ये अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते थे, अच्छी अच्छी पट्टिकाएं बनाती थी, मंदिर पे अच्छे अच्छे सिलिंड्रिकल जो होते हैं छाप उनको लगाते थे। तो ये उस समय से विशेषता में है। मतलब आज के समय में भी अगर आप साउथ के साइड चले जाओ तो आपको मंदिरों के ऊपर ना बहुत सारी चित्रकारी देखने को मिलेगा। तो ये चित्रकारी हम आज से नहीं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई प्रणाली और कृषि था। अब ये व्यापार तो कृषि के अनाजों का करते थे, तो इसके लिए तो इनको कृषि के अनाज को उगाना भी तो जरूरी था। तो ये नदियों जो उस समय में टग्रिस और यूफ्रेटिस के किनारे बसे इन शहरों में उन्नत सिंचाई प्रणाली विकसित की गई। आपको पता है कि उस समय पंप नहीं था, उस समय मोटर नहीं था, तो ये लोग ऐसे जगहों पे निवास करते थे, ऐसे जगहों पे रहते थे जहां आसपास में नदी हो, जिससे पानी की कमी ना हो और पानी से खेतों में सिंचाई अच्छी तरीके से हो सके। तो इन्होंने शहरों में उन्नत सिंचाई प्रणाली विकसित की, नहरों और बांधों का निर्माण किया। आज भी हम नहर और बांध बनाते हैं ताकि पानी से सिंचाई अच्छी तरीके से हो सके, ताकि जल का सही उपयोग किया जा सके। पानी का सही उपयोग करने के लिए इन्होंने बांध का उपयोग किया, इन्होंने नहरों का निर्माण किया, जिससे ये अपने खेती के लिए अच्छी तरीके से सिंचाई कर सके। अब हम बात करेंगे लिखित भाषा और शिक्षा का। तो ये तो हम पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़े थे कि भाषा का निर्माण, चित्रकला, लिपि, किलाक्षर, बहुत तरह की चीजों को पढ़ा था। मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म लिपि विकसित हुई। शुरुआत में मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर क्यूनिफॉर्म लिपि विकसित हुई, जिसे मिट्टी के तख्तियों पर, जिसे हम पट्टिका भी कहते हैं, इन्हीं तख्तियों को हम मिट्टी की पट्टिका भी कहते हैं, इसी के ऊपर लिखा जाता था। आज की तरह कलम, कॉपी, डायरी, कंप्यूटर, नोटपैड ये सब नहीं था। ये मिट्टी के बड़े बड़े गीले पट्टियों पर अपनी चीजों को लिखकर उसे सुखा के रखते थे और उसे लंबे समय तक उसका उपयोग करते थे। शिक्षा और प्रशासन के लिए लेखन महत्वपूर्ण था। अगर आपको पढ़ना है, आपको पढ़ाना है, प्रशासनिक कार्य करना है, कर की जानकारी रखना है, टैक्स के वसूली के बारे में लिखना है, तो इसके लिए तो शिक्षा जरूरी है, लेखन कला जरूरी है। तो यहाँ इन सब कामों के लिए लेखन महत्वपूर्ण था, जिससे रिकॉर्ड रखने की परंपरा विकसित हुई। फाइल, आज भी हम बड़े बड़े ऑफिसों में, दफ्तरों में मोटी मोटी फाइलें देखते हैं। उन मोटी मोटी फाइलों में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करके रखी जाती है। तो ये उस समय भी रखते थे। हाँ, ये बात अलग है, इनके पास कॉपी नहीं था, कलम नहीं था, ये मिट्टी की पट्टिकाओं पे चित्र इंगित करके, लिपि को इंगित करके लंबे समय तक सुरक्षित रखते थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कानूनी और सामाजिक व्यवस्था। अब कानूनी और सामाजिक व्यवस्था क्या था? हुम्मराबी के कानून, ये एक कानून संहिता, जैसे हमारे पास संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसी कानून व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर। हुम्मुराबी, याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा आपको अजीब अजीब मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये बात भी तो 3100 ईसा पूर्व की हो रही है, तो वहां पे मोहन सोहन रोहन कहाँ से आएगा? वहां पे कुछ ऐसे ही नाम आएंगे। तो हुम्मराबी के जैसे कानून संहिता होता है, उसको लागू किया गया था, जिससे न्याय व्यवस्था को मजबूती मिली। समाज में श्रमिक जो होते हैं, जो काम करने वाले लेबर क्लास के लोग होते हैं, व्यापारी, पुजारी, शासक और दास वर्ग के लोग शामिल थे। अब कानून सबके लिए बनाया गया। अब इनके समाज में लोग कौन कौन थे? तो इनके समाज में राजा हुआ करता था, इनके समाज में श्रमिक हुआ करता था, पुजारी हुआ करता था, दास हुआ करता था, व्यापारी वर्ग के लोग होते थे। ये सभी इन समाज में रहते थे, सभी के लिए कानून भी था, और उन कानून संहिता को हम हुम्मराबी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा है कृषि उत्पादन में वृद्धि। अब मैंने आपको दो नहर के बारे में बताया था, टग्रिस और यूफ्रेटिस। अब ये जो नदियां थी, इनके कारण क्या हुआ कि वहां पे सिंचाई व्यवस्था बेहतर हुआ, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हुई, तो इसके किनारे उपजाऊ भूमि होता था। अब आपको ये भी पता है कि नदी के किनारे की जो जमीनें होती है ना, वो काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि उस पे मिट्टी की परतें जो होती है ना, वो अक्सर बाढ़ के समय में या पानी के आने जाने से बदलती रहती है। तो इस कारण से ये जो दो नदी हैं, टग्रिस और यूफ्रेटिस, अब इसके कारण वहां पे नदी के कारण ये जमीन था, तो जमीन उपजाऊ होता था, और उपजाऊ होने के कारण कृषि में प्रगति हुई, खेती अच्छा होने लगा, जिससे अधिशेष उत्पाद हुआ। इसके अतिरिक्त उत्पाद ने लोगों के अन्य व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता दी, जिससे शहरों का विकास हुआ। जैसे जैसे खेती हुआ, अनाज हुआ, व्यापार बढ़ा, तो लोग ने अलग अलग तरह के व्यापारों को करना शुरू किया, और एक जगह पर जब कई तरह के व्यापार होना शुरू हो जाए तो वह एक व्यापारिक केंद्र बन जाता है।
और व्यापारिक केंद्र होने के कारण ही यहाँ पे शहरी सभ्यताओं का विकास होना शुरू हुआ। जनसंख्या वृद्धि की भी बात करेंगे, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब इतनी सारी चीजें हो गई है तो जनसंख्या का तो होना जरूरी है। न लोग आज के बेवकूफ है, न उस समय के बेवकूफ थे। बच्चा पैदा करना सबको आता था। तो ये जनसंख्या जो है वो यहीं से शुरू हुआ। कृषि और व्यापार में वृद्धि से अधिक लोग अस्थायी रूप से एक जगह रहने लगे। जब व्यापार बढ़ा, कृषि बढ़ा, खेती बढ़ा, सब कुछ अच्छा होने लगा, तो लोग पहले जो भटक भटक के जीते थे ना, गांव में जाना, फिर वहां से आना, नदी के माध्यम से 200 किलोमीटर जाना फिर आना, तो लोग ऐसे नहीं करने लगे। उनका व्यापार स्टेबल हो गया, तो वो एक ही जगह पे रहने लगे, जिससे वहां पे जनसंख्या बढ़ने लगी। लोग शहरों से आके, गांवों से आके रहने लगे, और वहां पे जब जनसंख्या बढ़ी तो आपको पता है कि शहर में जनसंख्या का होना भी तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तभी तो वो शहर शहर कहलाएगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे कि प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मेसोपोटामियाई मंदिरों और महलों की भूमिका क्या थी और वे शहरी जीवन में कैसे योगदान देते थे। शुरुआत में हमने मेसोपोटामिया के अंदर लिखने की चीजों को पढ़ा, उनके लिपियों के बारे में पढ़ा, इसके बाद उनके शहरीकरण के बारे में पढ़ा। बड़ा ध्यान से समझिएगा, हम पूरे मेसोपोटामिया को खंगाल रहे हैं, पूरे मेसोपोटामिया के सभ्यता को खंगाल रहे हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर तो इसी के ऊपर बेस है ना। तो हम पूरे चैप्टर को एक अच्छे तरीके से इसका मतलब कहिए कि सारांश तैयार कर लेंगे अपने मन में कि चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न पूछे हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, शहरीकरण की बात हो गई, चित्रकला की बात हो गई, अब हम बात करेंगे इनके मंदिरों और महलों की भूमिका, कि मंदिर का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल था, महल के क्या रोल थे, तो इसके अलावा और वे शहरी जीवन में कैसे योगदान देते थे। महल के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से शहर में क्या बेनिफिट मिलता था, शहर के लोगों को क्या फायदा मिलता था, इन चीजों को भी जानना जरूरी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर और महलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे मंदिर और इनके महलों का अहम योगदान हुआ करता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे। ये न केवल धार्मिक और राजनीतिक केंद्र थे, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन भी इन्हीं स्थानों से किया जाता था। देखिए, शहरीकरण में व्यापार तो चल रहा है, लेकिन व्यापार के ऊपर कमांड किसका है? राजा का। राजा के ऊपर कमांड किसका है? पुजारी का। तो मंदिर और महलों का आप योगदान समझ सकते हो कि शहर में जितनी भी क्रियाएं हो रही है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, इन सभी पे कमांड कहीं ना कहीं महल और मंदिर से ही होता था। इनके सभी कार्यों पर दखल अंदाजी या कंट्रोल करने की ताकत इन्हीं दोनों के पास थी, इन स्थानों से किया जाता था। इन संरचनाओं ने शहरी जीवन को व्यवस्थित और संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंदिर हो या महल हो, महल कहने का मतलब है राजा का योगदान, मंदिर कहने का मतलब है पुजारियों का योगदान। इन लोगों ने मिलके शहरीकरण में सही व्यवस्था, इनको संगठित करना, संरचनात्मक बनाना जैसे अहम योगदान दिए हैं। जैसे पहले योगदान के बारे में हम बात करेंगे, मंदिरों की भूमिका और उनका योगदान। तो मेसोपोटामियाई शहरों में मंदिर सबसे महत्वपूर्ण संरचनाएं थी। पुजारियों का वैल्यू बहुत ज्यादा था। जैसे अपने फ्रांस की क्रांति के दौरान ही देखा कि फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था, राजा से ऊपर भी पृष्ठ हुआ करते थे। जो पुजारी थे, जो चर्च में पादरी हुआ करते थे, उनकी वैल्यू राजा से भी ऊपर था। तो ये तो हाल फिलहाल का बात है, 500-700 साल पहले का बात है। लेकिन हम तो यहाँ पे 3100 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो समझो कि पुजारी को तो भगवान मानते थे लोग, यही देवता हैं, यही सब कुछ है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो यही हमारे प्राणदाता हैं, जानदाता हैं। तो इसलिए मंदिरों की भूमिका बहुत ज्यादा हुआ करती थी मेसोपोटामियाई सभ्यता के अंदर। ये विशेष रूप से उन्नत विशाल इमारतें होती थी, जो धार्मिक आस्था के साथ साथ आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र भी था। और ये मंदिर कोई छोटा मोटा नहीं होता था, बहुत ही विशाल होते थे, बड़े बड़े होते थे। पुजारी सब वहां रहते थे। वहां पे तो अनाजों को भी इकट्ठा किया जाता था, कई बार टैक्स से वसूली गई चीजों को भी इकट्ठा करके मंदिरों पे रखा जाता था। पुजारी इस पे अपना कंट्रोल रखते थे। तो मंदिर की भूमिका आपको पता चल गया होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे धार्मिक केंद्र। तो मंदिर को देवताओं के घर के रूप में देखा जाता था, आज भी हम देखते हैं। मंदिर को हम पूजा पाठ, अपनी आस्था के रूप में ही देखते हैं। प्रत्येक नगर राज्य का एक प्रमुख देवी होता था।
नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान, बलिदान और पूजा समारोह यहाँ पे आयोजित किए जाते थे। देखिए, प्रत्येक नगर का जितने भी राज्य, जितने भी सिटी होते थे, सबके अपने एक प्रॉपर देवी देवता हुआ करते थे। वहां पे पंडितों के द्वारा अनुष्ठान, हवन, यहाँ तक कि बलिदान भी दिया जाता था, बलि भी चढ़ाई जाती थी। अब ये बलि जानवरों की होती थी या इंसानों की होती थी, इस पे कुछ कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि पहले इंसानों की भी बलि दी जाती थी, इंसानों का भी बलि चढ़ाया जाता था। तो पूजा समारोह यहाँ पे आयोजित किए जाते थे हर एक शहर में। इसके अलावा आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र भी था। कौन? मंदिर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, पुजारियों की बात कर रहा हूँ। मंदिर कृषि और व्यापार के प्रमुख केंद्र होते थे। मंदिर के माध्यम से व्यापार का संचालन, कृषि का संचालन होता था। अनाज, पशुधन और अन्य वस्तुओं का भंडारण और वितरण यहीं से किया जाता था। मंदिर के अंदर ही अनाज का भंडारण, पशुधन कहने का मतलब है पशुओं से प्राप्त हुआ, वैसे बहुत सारी चीजें, दूध है, घी है, मक्खन है और भी बहुत सारी चीजें, इसका भी वितरण यहीं से किया जाता था। मंदिरों में बड़ी मात्रा में कर मतलब टैक्स वसूल के रखा जाता था, जिसे पुनः शहर के विकास और देवताओं के सम्मान में उपयोग किया जाता था। ये जो टैक्स वसूल के रखा जाता था, इन्हीं टैक्सों के माध्यम से शहरों के अच्छे निर्माण के लिए, शहरों के कार्य के लिए, आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और पूजा पाठ के अनुष्ठान में भी इन चीजों का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र। मेसोपोटामिया में शिक्षा का केंद्र भी मंदिर ही था। पुजारी जो थे वही ज्ञान देते थे, शास्त्र का, वेद का, संस्कृति का ज्ञान भी उन्हीं के माध्यम से दिया जाता था। यहीं पर लेखन और गणित का प्रशिक्षण दिया जाता था। मंदिर के अंदर ही पुजारियों के माध्यम से लेखन कला का ज्ञान, खगोल विज्ञान का ज्ञान, गणित का ज्ञान पंडितों और पुजारियों के माध्यम से ही दिया जाता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने अभी तक जो बात किया है वो मंदिरों अर्थात पुजारियों का योगदान देखा है, क्योंकि हमारे पास तो दो प्रश्न थे। अब हम महलों की भूमिका अर्थात राजा की भूमिका के बारे में देखेंगे कि उसका क्या योगदान था। पुजारी के योगदान को तो हमने देख लिया। देखिए, मेसोपोटामियाई महल मुख्य रूप से शासकों का आवास होता था, मतलब राजाओं का आवास होता था, लेकिन वे केवल रहने की जगह नहीं थे बल्कि सत्ता और प्रशासन का केंद्र भी था। राजा इसमें रहता जरूर था, लेकिन उसके सत्ता और प्रशासन का केंद्र भी जो था वो यही था। पहला काम देख लेते हैं, क्या करता था महल हमारे मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर। तो पहला था राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र, मतलब महल राजा का निवास स्थान था। महल में राजा रहता था, जहां से वह शासन करता था। सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश, सलाहकार महल में ही काम करते थे। राजा के साथ ही महल में रहा करते थे और वहीं पे काम करते थे। यहाँ से टैक्स एकत्रित किए जाते थे और नगर के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। यहाँ से भी टैक्स, कर जनता से वसूल के नगरों के विकास के लिए, जनता के भलाई के लिए, इन सभी कर्मचारियों के सैलरी के लिए उपयोग किया जाता था। दूसरा है सैन्य और सुरक्षा केंद्र, ये भी महल से ही होता था। महलों में सेना के लिए रणनीति बनाई जाती थी। महलों के अंदर से ही राजा, मंत्री, सेनापति के माध्यम से सेनाओं के लिए रणनीति, कैसे लड़ाई होगी, कैसे युद्ध होगा, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, इसकी नीतियां यहीं से बनाई जाती थी और सैनिकों की तैनाती की जाती थी। अब किला था, राजा का महल था, राजा को अपने क्षेत्र को संभाल के भी रखना था, तो यहीं से सैनिकों को अपने क्षेत्रों में तैनात किया जाता था। विदेशी दूतावासों और व्यापारियों का स्वागत महल में किया जाता था। जो बाहर के लोग आते थे, दूसरे जगह के लोग आते थे या फिर बड़े व्यापारी आते थे, उनके ठहरने के लिए, उनके रहने का जगह महलों के अंदर ही स्वागत के रूप में किया जाता था। महल शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसके अलावा जो महल था, जो राजा का आवास था, जहां पे सारे सरकारी कर्मचारी रहते थे, जहां पे सैनिक के संरचना का, नीतियों का, नियम का निर्माण किया जाता था, तो इसी महल का दायित्व था, इसी महल का कार्य था कि उसके शहर को, उसके पूरे शहर को सुरक्षित कैसे रखा जाए। आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है सांस्कृतिक और कलात्मक केंद्र। महलों की भव्यता, शक्ति और वैभव का प्रतीक हुआ करता था। महल जो था वो बहुत ही मतलब साजो सज्जा से लदा होता था, बहुत ही धन होते थे वहां पे। इसके अलावा दीवालों पर भित्ति चित्रों और मूर्तियों से सजावट की जाती थी। एक राजा के महल को सजाने के लिए अलग अलग प्रकार की मूर्तियां,
अलग अलग प्रकार के भित्ति चित्र, अलग अलग प्रकार के कलात्मक चीजों को संयोग के उसके महल की सुंदरता को बढ़ाया जाता था। इसके अलावा महलों में नाटकीय कार्यक्रम, उत्सव और संगीत समारोह आयोजित किए जाते थे। महलों में ये सब काम भी होता था, नर्तकी वर्तकी से नचवाना, मतलब डांस डिस्को, आज जिसे हम डांस और डिस्को कहते हैं वो उस समय कला के रूप में देखा जाता था। मतलब नर्तकी आई, कथक नृत्य किया, डांस किया, मनोरंजन किया, ये सारी चीजें होते थे। लेखन और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कई महलों में पुस्तकालय भी बनवाए गए थे। जानकारी को बढ़ाने के लिए, एजुकेशनल पावर को ग्रो करने के लिए कई महलों में लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय, पुस्तकों का संग्रह बनवाया जाता था ताकि लोग उस पुस्तकों को पढ़ के जानकारियां को इकट्ठा करके अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सके। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 आ गया है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा कहता है सुमेरियन और अक्कादी सभ्यताओं के बीच क्या प्रमुख अंतर थे और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था। हमने सुमेरियन सभ्यता में सबसे बताइए पहले कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने पहले प्रश्न में आपसे पूछा था, ये जो चित्रकला था या लेखन कला था सबसे पहले किस सभ्यता में आया था। सुमेरियन सभ्यता में आया था। कब आया था? 3100 ईसा पूर्व में आया था। तो यहाँ पे हमारे पास सुमेरियन फिर से आ गया और अक्कादी, ये भी तो सभ्यता ही था। मैंने आपको मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंदर बताया था। लेकिन अब सुमेरियन और अक्कादी सभ्यता के बीच में प्रमुख अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेज हैं, इसके बारे में जानना है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था। दोनों का अपना सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक अलग अलग रूप रंग ढांचा थे, तो इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे। देखिए, सुमेरियन और अक्कादी सभ्यताओं के प्रमुख अंतर और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानते हैं। मेसोपोटामिया की दो महान सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर दो प्रमुख महान सभ्यता थी, सुमेरियन और अक्कादी। ये दो प्रमुख और महान मतलब सबसे बेटर, सबसे ऊपर थे। प्राचीन काल में विकसित हुई थी और ये तो आज नहीं हुई थी, बहुत पहले ही ये विकसित हुए। हालांकि ये दोनों एक ही भौगोलिक क्षेत्र दक्षिण मेसोपोटामिया में थे। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में ही ये दोनों कौन, सुमेरियन और अक्कादी सभ्यता विकसित हुआ था। फिर भी इनके बीच कई अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस थे, महत्वपूर्ण भिन्नताएं थी, अलग अलग चीजें वहां पे देखने को मिली। अब वो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रमुख अंतर हमारे पास है। में सबसे पहले तो हम कालखंड को देखेंगे। कालखंड देख लेते हैं। कालखंड में पहले सुमेरियन सभ्यता है एक तरफ और दूसरी तरफ अक्कादी है। सुमेरियन सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व और 2000 ईसा पूर्व के बीच में था। कौन सा सभ्यता? सुमेरियन। लेकिन अक्कादी की बात करें तो 2334 ईसा पूर्व से लेके 2154 ईसा पूर्व में अक्कादी सभ्यता था। दोनों थोड़ा सा सिमिलर ही है। भाषा की बात करें तो सुमेरियन सभ्यता जिसकी अपनी विशिष्ट लिपि थी, लेकिन सेमेटिक भाषा समूह से अलग थी। अपनी एक इनकी लिपि तो थी लेकिन ये भाषाओं से थोड़ा अलग था। अक्कादी भाषा जो सेमेटिक भाषा परिवार का हिस्सा था, मतलब इनका भाषा और लिपि दोनों एक जैसा था। शासन प्रणाली की बात करें तो नगर राज्यों, सिटी स्टेट में विभाजित, जिनके अपने अपने राजा होते थे। अब कहाँ? सुमेरियन में अलग अलग राज्यों में अलग अलग विभाजित हो रखा था और इन सभी में इनके अलग राजा थे। और अक्कादी में क्या था कि केंद्रीकृत समाज था, एक ही शासक। कौन था वो शासक? सरगोन महान, शासक का भी नाम दिया हुआ है सरगोन महान। वो पूरे अक्कादी सभ्यता पर राज करता था। संस्कृति और धर्म की बात कर ले तो सुमेरियन में बहुदेवीवादी धर्म, कई प्रमुख मंदिर और नगर देवता, मतलब अलग अलग देवी देवता, अलग अलग सभ्यता, कई प्रकार के मंदिर, जिसे हम जुगरैट भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या है सुमेरियन अक्कादी में कि सुमेरियन देवी देवताओं को अपनाया लेकिन प्रशासनिक ढांचा अधिक केंद्रीकृत किया। मतलब इनके सुमेरियन देवी देवता को तो ये भी मानते थे, जैसे अब हमारे यहाँ भोलेनाथ को हम मानते हैं, इसका मतलब ये है कि आप राम जी को मानते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना कि भोले बाबा को आप नहीं मानते हैं। भोले बाबा को भी आप मानते हैं, आप उनका बेइज्जती नहीं कर सकते। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, लेकिन इन्होंने प्रशासनिक ढांचा केंद्रीकृत किया, मतलब कि पूरे शासन प्रणाली को सुमेरियन से बेहतर बनाया। तो ये इसके प्रमुख अंतर के बारे में था। हम इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो सुमेरियन सभ्यता का महत्व क्या था? हमने दो मुख्य रूप से जो सभ्यता है उसके बारे में जानना है, सुमेरियन और अक्कादी। तो सुमेरियन सभ्यता का महत्व, नगर राज्यों का विकास हुआ, मतलब सुमेरियन लोगों ने दुनिया में सबसे पहले नगर राज्य, मतलब सिटी स्टेट, अपने तौर तरीके, इन सब का निर्माण किया।
लिखित भाषा का उत्पत्ति भी सुमेरियन में हुआ। लिखित लिखने की कला, क्यूनिफॉर्म लिपि दुनिया का सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है जो आपको सुमेरियन ने ही दिया। इसके अलावा मंदिर और जुगैट, विशाल धार्मिक स्थलों का निर्माण किया, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया, आगे चलकर मंदिर निर्माण की परंपराओं को भी मजबूत किया। जितने भी राज्य शहर बनते थे वहां पे एक मंदिर का होना, पूजा पाठ होना, पुजारियों को नियुक्त करना इंपॉर्टेंट माना जाता था। कानूनी व्यवस्था की भी नींव रखी गई। सुमेरियन सभ्यता ने बाद की कानूनी व्यवस्था जैसे हुम्राबी की संहिता के लिए आधार तैयार किया। हुम्राबी में क्या था कि नीति नियम कानूनों का एक पुस्तक था, एक संग्रह था, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है। तो ये सारी चीजें आपको सुमेरियन सभ्यता के महत्व के बारे में बताता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम अक्कादी सभ्यता के महत्व को देख लेते हैं। पहला साम्राज्य मतलब सर्गोन महान, जो वहां का शासक था, राजा था, दुनिया का पहला ज्ञात साम्राज्य स्थापित किया जो केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत थी। मतलब पूरे राज्य में एक राजा था जो पूरे राज्य के ऊपर शासन करता था। ये सबसे पहले सर्गोन महान ने ही किया था। सांस्कृतिक समन्वय, अक्कादियों ने सुमेरियन संस्कृति को अपनाया। अक्कादियों ने सुमेरियन संस्कृति और सभ्यताओं को अपनाया और पूरे मेसोपोटामिया में फैलाया भी। ये एक सिमिलरिटी है यहाँ पे। सैन्य रणनीति और संगठन, संगठित सेना, सैन्य प्रशासन को मजबूत प्रणाली स्थापित करना, अपने सेना को मजबूत करना, अपने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ध्यान रखना, ईमानदारी से काम करवाना, ये सब अक्कादी सभ्यता के महत्व में देखा जाता है। भाषा और साहित्य की बात करें तो अक्कादी भाषा बाद में मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषा बनी और इसे कई अन्य सभ्यताओं ने भी अपनाया। मतलब अक्कादी भाषा ही बाद में जाके मेसोपोटामिया का ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो गया और बाद में इसके अंदर और जितने भी सभ्यता थे उन सभी ने भी इसको अपनाया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास प्रश्न क्या है, मेसोपोटामिया में व्यापार और अर्थव्यवस्था का क्या महत्व था और यह किन कारकों पर निर्भर था। हम बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेसोपोटामिया के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मेसोपोटामिया में लिपि और हस्त से लिखा हुआ क्रिया कैसे शुरू हुआ, व्यापार कैसे था, वहां के महल और राजा कैसे काम करते थे। तो फोकस जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ मेसोपोटामिया के ऊपर है, क्योंकि आपका हिस्ट्री जो है ना क्लास 11th का, उसका पहला चैप्टर ही आपको मेसोपोटामिया सभ्यता के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है मेसोपोटामिया में व्यापार अर्थात बिजनेस और वहां की जो अर्थव्यवस्था था उसका क्या महत्व था और यह किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता था, डिपेंडेंट था, ये किस काम को लेके इसके आधार के रूप में जाना जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। मेसोपोटामिया जिसे सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है। जन्मभूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से है। सुमेर 3100 ईसा वर्ष पूर्व, सोचो उससे भी पुरानी सभ्यता है। तो सभ्यता की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, मतलब कि सभ्यता की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जो मेसोपोटामिया की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, वहां के व्यापार के बेस की बात करें, आधार की बात करें, तो वो था कृषि। कृषि व्यापार हस्तशिल्प पर निर्भर था। हाथ से बनाई हुई मूर्ति, हस्त बनाई हुई कलाकृतियां और भी बहुत सारी चीजें। इसके अलावा खेती, इसके अलावा वहां पे इसी सब चीजों को लेके व्यापार, जो चीजें इनके पास कम थी उन चीजों को खरीदना, जो चीज ज्यादा थी उन चीजों को बेचना, इसके ऊपर वो निर्भर थे। व्यापार ने इस क्षेत्र की समृद्धि और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापार जो था, जो बिजनेस था, वो इनके कार्यों के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया है, जिससे नगर राज्यों का विकास हुआ, इनका शहरीकरण हुआ, इनका डेवलपमेंट हुआ, आपस में तथा अन्य सभ्यताओं के साथ जुड़े रहे। और इसके अलावा वो अन्य सभ्यताओं के साथ भी जुड़े हुए थे। मेसोपोटामिया में तो आपको मैंने अक्कादी, सुमेरियन, ये कई सारी सभ्यताएं बताई है, लेकिन ये जो दो प्रमुख सभ्यता थी, अक्कादी और सुमेरियन, इन सभ्यताओं के अलावा भी बहुत सारी सभ्यताएं थी जिनके साथ इनका जुड़ाव लगाव था, जिसके कारण ये व्यापार करते थे, व्यापार के साथ विकास करते थे, इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, पहला पॉइंट हमारा कहता है व्यापार और अर्थव्यवस्था का क्या महत्व था। मतलब व्यापार और उनके साथ जो अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई थी उसका महत्व क्या था। देखिए, पहले तो हम कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था की बात कर लेंगे। अर्थव्यवस्था तो इनके बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता था, इनके व्यापार पर निर्भर करता था, इनके कृषि पर निर्भर करता था, इनके विनिमय मतलब खरीदने बेचने की प्रक्रिया पर भी निर्भर करता था। लेकिन सबसे पहले हम कृषि पर, खेती पर जो इनका बेस टिका हुआ था व्यापार का या अर्थव्यवस्था का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था की नींव कृषि थी।
खेती थी, नींव जो थी, आधार जो था, बेस जो था, वो खेती था, कृषि था। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, दो नदियों का नाम मैंने अक्सर जिक्र किया है इस चैप्टर में आपको। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, इन नदियों के किनारे जो जमीन था ना, वो काफी उपजाऊ था, और इन उपजाऊ जमीन के कारण यहाँ पे खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होती थी, जिसके कारण यह कृषि से जुड़ी हुई चीजों का, अनाज का व्यापार करते थे, जिसमें गेहूं, जौ, खजूर और तिलहन जैसी फसलें उगाई जाती थी। उस समय भी ये गेहूं, तिलहन के फसल, जौ, इसके अलावा खजूर इत्यादियों को उगाते थे और इनका व्यापार करते थे। सिंचाई प्रणाली भी इनकी मजबूत थी, क्योंकि मैंने अभी बताया टाइग्रिस और यूफ्रेटिस के आसपास बांध बनाया गया, नहरें बनाई गई, ताकि सिंचाई प्रक्रिया अच्छे तरीके से हो, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नहरें और जलाशय, इनको इन्होंने बनाया, जिससे कृषि का जो उत्पादन था, जो खेती करने का तरीका था, क्योंकि खेती करने के लिए तो आपको पता है सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो सिंचाई करने से इनकी कृषि जो है वो बढ़ी, और इससे इनका व्यापार बढ़ा, और व्यापार बढ़ने से इन्होंने पैसा कमाना शुरू किया, और पैसे कमाने से इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होती चली गई। अगला स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है व्यापारिक संबंध और मार्ग। देखिए, मेसोपोटामिया प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण व्यापार पर निर्भर था, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, प्राकृतिक संसाधन नहीं था, इसलिए इनका मेन फोकस जो था वो व्यापार पे था, बिजनेस पे था। व्यापार जल मार्ग और स्थलीय मार्ग दोनों से किया जाता था। शुरुआत में तो ये नदियों के माध्यम से व्यापार करते, लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने अपना सेटअप बैठाया, परिवहन का संचार बढ़ाया, सड़कें बनवाई, तो ये सड़कों के माध्यम से भी व्यापार करते थे। सुमेरियन, अक्कादी और बाबुली व्यापारी फारस, भारत, मिस्र और एशियाई क्षेत्रों तक व्यापार करते थे। देखिए, सुमेरियन, अक्कादी और बाबुली, ये तीनों के वहां के जो सभ्यता के लोग हैं, ये कहां कहां व्यापार करते थे? तो फारस से, फारस उस समय देश था, भारत, मिस्र और एशिया के कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पे ये व्यापार करने के लिए आते थे। अब हम प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं के बारे में बात करेंगे कि इनके पास कौन कौन सी ऐसी चीजें थी, कौन कौन सा ऐसा मतलब सामान था जिसके लिए व्यापार करते थे, कौन सी सामान को खरीदते थे, कौन से सामान को बेचते थे। निर्यात ये करते थे अनाज का, वस्त्र का, मिट्टी के बर्तन का, तेल का और ऊन का निर्यात करते थे। ये इन चीजों का निर्यात करते थे। किस चीज का? अनाज का, वस्त्र का, मिट्टी के बर्तन का, तेल का और ऊन का निर्यात करते थे। अब निर्यात करते थे तो आयात भी करते थे, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बिजनेस का रूल है, खरीदना और बेचना ही तो बिजनेस है। तो आयात क्या करते थे? लकड़ी, इसके अलावा धातु भी लाते थे, जो लाते थे ईरान और तुर्की से, पत्थर लाते थे भारत से, और मसाले भी वो भारत से लाते थे। हमारा भारत देश तो मसालों के लिए फेमस है ना, यहाँ पे तरह तरह की मसाले मिलती थी, बहुत अच्छे अच्छे किस्म की मसाले मिलते हैं, जिसका तोड़ पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हम जितना मसाला अच्छा और अच्छी गुणवत्ता के उगा लेते हैं, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं उगाया जाता। व्यापार में बार्टर सिस्टम, मतलब कि वस्तु का विनिमय, खरीदना और बेचना, यही तो व्यापार है, इसका उपयोग किया जाता था। बाद में चांदी मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होने लगी, बाद में ये पैसे के रूप में जब कन्वर्ट हुआ, जब करेंसी के रूप में कन्वर्ट हुआ, तो ये चांदी के मुद्रा के रूप में विनिमय होना शुरू हुआ। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है शहरीकरण और व्यावसायिक केंद्र। देखिए, व्यापार के कारण नगर राज्यों का विकास हुआ, जैसे उर, उरुक और निपुर, तीन सिटी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, उर, उरुक और निपुर। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे व्यापारिक केंद्र था, यहाँ पे बिजनेस अच्छा होता था, यहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, वो लोग रहते थे जो पूरे अलग अलग जगहों पे घूम के व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खरीदना और बेचना, अनाजों को बेचा, पत्थरों को बेचा, हस्तशिल्प की क्रियाओं को बेचा। तो इन सभी चीजों को बेचकर इन्होंने प्रमुख शहर बनाया उर, उरुक और नपुर। अब व्यापारी वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। व्यापारी वर्ग और कारीगरों को बढ़ावा मिला। जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, जिन्होंने व्यापार करना शुरू किया था, उनको इससे काफी उत्सुकता हुई कि और अधिक से अधिक व्यापार हो। कारीगर जो लोग थे, उनको काम मिलना शुरू हो गया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था विविधतापूर्ण बनी रही। जिगोरैट और मंदिर भी व्यापार और भंडारण का केंद्र था। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं आपको महल और मंदिर के बारे में बता रहा था, तो मंदिर एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसा जगह था जहां पे कर के पैसों को, टैक्स के पैसों को, या फिर अनाज को, या फिर कुछ भी जो टैक्स के रूप में वसूला जाता था, वसूल किया जाता था, उसका भंडारण किया जाता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। थोड़ा सा मिस्टेक है, कार नहीं होगा, कर होगा, जिसको हम टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे भूगोल और जलवायु। देखिए, नदियों के किनारे कृषि संभव थी,
हमेशा से हमारे भारत में ही देख लो, गंगा के जो नदी के किनारों का जो जगह है, जो खेत है, या और भी बहुत सारी नदियां हैं, उनके किनारों वाले जगहों पे खेती बहुत अच्छी होती है, उपज बहुत अच्छा होता है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण व्यापार जो था वो आवश्यक था। इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो नहीं था, प्राकृतिक संसाधन तो नहीं थे, इस कारण से व्यापार करना इनके लिए महत्वपूर्ण था। संसाधनों की अगर उपलब्धता की बात कर लें तो स्थानीय संसाधनों की कमी के कारण विदेशी व्यापार महत्वपूर्ण था। अब जो कुछ इनके पास नहीं था उसका काम बाहर की जगहों से खरीद के लाना, और जो उनके पास नहीं था वो अपने जगहों से जाके उनको बेचना, यही तो व्यापार था। तकनीकी विकास, पहिए का आविष्कार हुआ। जब पहिए का आविष्कार हुआ, नौकाओं और गाड़ियों का उपयोग होना शुरू हो गया। नौ का मतलब होता है नाव, जो जल मार्ग के लिए उपयोग किया जाता था व्यापार के लिए। लेखन प्रणाली का उपयोग होना शुरू हुआ, तो इससे व्यापार जो था, बिजनेस जो था, वो सुव्यवस्थित हो गया, मतलब एक चरण में आ गया, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया और वो फिक्स हो गया कि इसको ऐसे व्यापार को करना है। सामाजिक और राजनीतिक संरचना की बात करें तो मंदिर और महलों का व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान था। हमने इसके बारे में एक क्वेश्चन ही कंप्लीट किया है। राज्य व्यवस्था व्यापार को नियंत्रित करती थी। जो राजा हुआ करते थे, जो महलों में रहते थे, या फिर पुजारी जो मंदिरों में रहते थे, वो इस प्रकार के व्यापार को, बिजनेस को कंट्रोल करते थे, कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है, कौन से शहर पे हमें सामान को भेजना है, खरीदना है। इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं राजा और पुजारी का अहम योगदान हुआ करता था। व्यापार मार्गों की स्थिति की भी बात कर लो, जो रास्ते हुआ करते थे जिसके माध्यम से व्यापार किया जाता था, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उपयोग होता था। तो जल मार्ग में नदियां आती है, स्थलीय मार्ग में रेगिस्तानी और पर्वतीय मार्ग आता था, जहां पे जिस रास्ते से ये लोग जाके व्यापार किया करते थे। अब हम आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा प्रश्न नंबर 6 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए, अर्थात हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। 7 चैप्टर है आपके हिस्ट्री में, जिसमें से पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, और चैप्टर 2 में जो छठा प्रश्न है, 6 नंबर क्वेश्चन, ये चैप्टर 2 के लिए पहला प्रश्न होगा। तो आइए 6 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में कैसे फैला और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। रोमन साम्राज्य भी तो इंपोर्टेंट है आपके क्लास 11th के हिस्ट्री के लिए। रोमन साम्राज्य क्या था, कैसे ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, क्यों फैला, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, ये सब महत्वपूर्ण है। रोमन साम्राज्य प्राचीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्य था। प्राचीन दुनिया का मतलब पुराने समय में सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली के रूप में इसको, रोमन साम्राज्य को ही देखा जाता है। यह 3 महाद्वीप में फैला हुआ था, 3 अलग अलग महाद्वीप में फैला हुआ था। क्या रोमन साम्राज्य, कौन कौन से, यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में। मतलब इतना बड़ा रोमन साम्राज्य था। इसकी शक्ति सैन्य विजय, कुशल प्रशासन और संगठित कानूनी प्रणाली पर आधारित थी। मतलब यहाँ पे ये ऐसे ही कुछ नहीं है, इसका जो चलने का तरीका था, इसके जो कानून के तो नियम थे वो काफी अच्छे थे। इनकी जो सैन्य शक्ति थी, विजय करने की, मतलब दूसरे के एरिया को अपने कंट्रोल में लेने की शक्ति, कुशल प्रशासन, अच्छे सरकारी कर्मचारी थे, संगठित कानून प्रणाली थी, सभी के लिए एक जैसा कानून का निर्माण इन्होंने किया था, और वो कानून सही तरीके से काम भी कर रहा था। इस कारण से रोमन साम्राज्य जो था वो सबसे प्रभावशाली और बड़े साम्राज्य के रूप में देखा जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, महाद्वीपों में रोमन साम्राज्य का विस्तार। अभी हमने बात किया था कि 3 महाद्वीपों में रोमन साम्राज्य फैला हुआ है। अब हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्या था, यूरोप। अब यूरोप महाद्वीप में इसका विस्तार कहां तक था, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। इटली रोम साम्राज्य का जन्म स्थान है। इटली जो है वो रोम साम्राज्य का जन्म स्थान माना जाता है। रोम एक छोटे गणराज्य के रूप में उभरा और बाद में एक साम्राज्य बन गया। ये शुरुआत में एक छोटा सा राज्य था, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे यह एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। दूसरा है गॉल, फ्रांस और जर्मनी का हिस्सा था ये। जूलियस सीजर ने 58 से 50 ईसा पूर्व में गॉल पर विजय प्राप्त किया। देखो कितना पुराना समय पे हम चले गए हैं। 58 से 50 ईसा पूर्व के समय में जूलियस सीजर ने गॉल पर क्या किया, आधिपत्य जमा लिया, विजय प्राप्त कर लिया। इसके बाद हम ब्रिटेन की बात करेंगे। तो देखिए, रोमनों ने 43 ईस्वी में इंग्लैंड के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया। अब हम बात करेंगे स्पेन और पुर्तगाल के बारे में। तो 2 शताब्दी ईसा पूर्व में रोमनों ने इबेरियन प्रायद्वीप को जीत लिया। इस तरह से यूरोप के अंदर रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ।
आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अब एशिया, ये दूसरा है क्योंकि पहले तो हमने बात कर लिया, अब ये दूसरे नंबर पर है एशिया। अब एशिया में क्या हुआ, अनातोलिया जो तुर्की है वर्तमान समय में, इसे हम तुर्की के नाम से जानते हैं, रोमनों ने 133 ईसा पूर्व में इसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। किसे? तुर्की को। उस समय क्या कहलाता था? अनातोलिया। अनातोलिया को अपने साम्राज्य के अंदर 133 ईसा पूर्व में रोमनों ने आधिपत्य करके अपने अंदर संभाल लिया। दूसरा है सीरिया और फिलिस्तीन। 63 ईसा पूर्व में, 63 ईसा पूर्व में पोम्पी ने इस क्षेत्र को जीत लिया। एक ये भी मतलब वहां के ये राजाओं का नाम है जिन्होंने किस तरह से आप देख रहे हैं कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में लिया है। अब है मेसोपोटामिया जो इराक है वर्तमान समय में। दूसरी शताब्दी ईस्वी में ट्रोजन सम्राट ने इसे रोम के अधीन कर लिया, मतलब मेसोपोटामिया को अपने अंदर मिला लिया और इस तरह से रोम बढ़ता चला गया। अब हम तीसरे की बात करेंगे, अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला हमारा है अफ्रीका। अब हम अफ्रीका की बात करते हैं। मिस्र अर्थात 30 ईसा पूर्व में रोमनों ने क्रायोपेट्रा को हराकर मिस्र पर कब्जा कर लिया। देखिए यहाँ पे मिस्र को अपने अंदर मिलाने में 30 ईसा पूर्व में रोमनों ने यहाँ पे यहाँ के राजा को हराकर इसके क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब हम बात करेंगे कार्थेज के बारे में। तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पुनीक युद्ध के बाद रोम ने इसे जीत लिया। मतलब धीरे धीरे रोम साम्राज्य ने अपने कंट्रोल को बढ़ाया और अलग अलग जगहों को अपने कब्जों में लिया। लीबिया और अल्जीरिया, रोमन सेना ने उत्तरी अफ्रीका के बड़े हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया। तब जाके 3 अलग अलग साम्राज्यों में, महाद्वीपों में रोम साम्राज्य का विस्तार हुआ। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रोमन साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं। अब हमने इतनी तो बातें कर ली है रोमन साम्राज्य के बारे में, तो अब हम रोमन साम्राज्य के विशेषताओं को जान लेते हैं, इसकी खूबियों को जान लेते हैं। सैन्य शक्ति और विजय अभियान। इनकी सेना बड़ी सुगठित थी, शक्तिशाली थी, समझदार थी, अपने राजा के आदेश का पालन करती थी। शक्तिशाली रोमन सेना ने लगातार विजय अभियान किए, अलग अलग जगहों पर जाके विजय अभियान किए, उनको जीता, उन्हें अपने कंट्रोल में लिया। सैन्य संगठन और अनुशासन ने रोम को युद्धों में सफल बनाया। मैंने आपको क्या बताया, बड़े ही सटीक सैनिक थे इनके, आज्ञा का पालन करने वाले थे, बातों को काटते नहीं थे, अपने अनुशासन के हिसाब से चलते थे। दुश्मनों को हराने के बाद वो रोमन नागरिकता देकर उन्हें साम्राज्य का हिस्सा बनाते थे, मार काट नहीं करते थे। जब दुश्मनों को जीत लेते थे तो उनको रोम की नागरिकता प्रदान कर देते थे और उनके राज्यों को अपने कंट्रोल में ले लेते थे। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था को देखते हैं कि प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था कैसा था। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया जिन पर गवर्नर नियुक्त किए गए। जितने भी प्रांतों को जीतते थे उनको अपने अंदर लेके उसे अलग अलग भागों में तोड़कर उसके लिए गवर्नर मतलब एक अधिकारी को नियुक्त करते थे। रोमन कानून भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रोमन कानून ने कानूनी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया जो आधुनिक कानून का आधार बना। इन्हीं सब कानूनों को लेके आज हमारे विश्व में अलग अलग देशों ने अपना संविधान तैयार किया, तो आधार इन्हीं का बनाया हुआ है। इसके अलावा सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को भी देखना जरूरी है। लैटिन और ग्रीक भाषा प्रशासन और शिक्षा के मुख्य माध्यम थे। उस समय लैटिन भाषा के माध्यम से शिक्षा दिया जाता था, ग्रीक भाषा के माध्यम से प्रशासन को चलाया जाता था और इन्हीं दोनों भाषाओं को मुख्य रूप से ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाया गया था। रोमन वास्तुकला ने विशाल इमारतें, पुल, सड़कें शामिल थी जैसे क्लोसियम और एक्काइट्स। अब ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है एक विशाल मंदिरों का, विशाल भवनों का, बड़े बड़े सड़कों का, ब्रिज का, पुल का, डैम का, ये सब उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। ग्लैडिएटर खेल, थिएटर और स्नान गृह लोकप्रिय थे। यहाँ पे इन्होंने जो अपने साम्राज्य को बढ़ाया तो इन्होंने खेल भी बनाए, जैसे कि ग्लैडिएटर खेल हो गया, थिएटर जहाँ पे फिल्म वगैरह देखा जाता है, नाटक वगैरह देखा जाता है, स्नान गृह अर्थात बाथरूम वगैरह का निर्माण इनके अच्छे कार्यों में जाने जाते हैं। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है व्यापार और अर्थव्यवस्था। अब हम इनके बिजनेस करने के तरीकों के बारे में देखेंगे और इनके इकोनॉमिकल सिस्टम के बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ा है वो मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रोम साम्राज्य के इकोनॉमिकल सिस्टम को, इनके व्यापार को, इनके बिजनेस को, इनके कानून को। अब देख लीजिए, व्यापक व्यापार नेटवर्क, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क था इनका व्यापार करने का। ये बिजनेस करते थे, कोई छोटे क्षेत्र में नहीं करते थे,
बड़े बड़े एरिया में ये व्यापार करते थे जो रोम की अफ्रीका, एशिया और यूरोप से जोड़ता था। 3 महाद्वीप में फैला हुआ था, यही तीनों महाद्वीप तो हैं, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। इन तीनों जगहों पर इनका व्यापार चलता था, ये बिजनेस करते थे। रोमन मुद्रा पूरे साम्राज्य में प्रचलित था, जितने दूर में इनका साम्राज्य था उन सभी जगह पर रोमन मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण था। सड़कें और बंदरगाह व्यापार को बढ़ाने में सहायता करते थे। जितने भी सड़कें इन्होंने बनवाई थी, जितने भी बंदरगाह इन्होंने बनवाए थे, वो इनके व्यापार को ग्रो कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। धर्म और दर्शन को देख लेते हैं। प्रारंभ में रोमन धर्म बहुल देवीवादी था, लेकिन बाद में ईसाई धर्म का प्रमुख बन गया। पहले जो था, शुरुआत में जब ये जगहों को जीत रहे थे, उसे अपने कंट्रोल में ले रहे थे, उस समय किसी एक ऑफिशियल रिलीजन पे ये नहीं टिके हुए थे। इनके पास अलग अलग धर्म थे, अलग अलग धर्मों में विश्वास रखते थे, सबको छूट था। लेकिन बाद में जाके रोम ने ईसाई धर्म को अपना प्रमुख बना लिया। इनका ऑफिशियल रिलीजन जो है वो ईसाई धर्म बन गया। 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को आधिकारिक मान्यता दी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल बना दिया पूरे रोम साम्राज्य के लिए। तो ये इनका ऑफिशियल एक प्रकार का रिलीजन धर्म हो जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हम प्रश्न नंबर 7 पे आ चुके हैं। ऑलरेडी हमने 1 से 6 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे थे कि 7वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 7वां प्रश्न हमारा कहता है रोमनों की सामाजिक और राजनीतिक संरचना कैसी थी और इसमें कौन कौन से वर्ग शामिल थे। रोमन ने जो इतना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा किया है, 3 महाद्वीपों में इनका एम्पायर फैला हुआ था, तो इनके एम्पायर में सामाजिक और राजनीतिक संरचना कैसे थी, समाज किस प्रकार से व्यवस्थित था, राजनीति कैसे की जाती थी और इसमें कौन कौन से वर्ग शामिल थे, किस समुदाय के लोग शामिल थे, किस जाति धर्म संस्कृति के लोग शामिल थे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, रोमन साम्राज्य और राजनीति का ढांचा अत्यधिक संगठित और वर्ग आधारित था। वर्ग के ऊपर आधार बना के ये अपने समाज की संरचना को करते थे। वर्ग आपको कैसे पता चलेगा? वर्ग वही हो गया जो फ्रांसीसी क्रांति में अपने क्लास 9th में पढ़ा था, जिसमें लुई 16वें ने फ्रांस की जनता को 3 अलग अलग वर्गों में बांट दिया। तो ऐसे ही वर्गों के ऊपर आधारित रोम का साम्राज्य चल रहा था। यह सामाजिक और राजनीतिक वर्गों में विभाजित था। सामाजिक और राजनीतिक दोनों अलग अलग वर्ग थे, जिसमें शक्ति, अधिकार, कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित थे। किस व्यक्ति को किस प्रकार की शक्ति है, किस समाज के लोगों को किस प्रकार का अधिकार है और कर्तव्य, क्या उनके कर्तव्य हैं, किस प्रकार से उनको समाज में चलना है, ये साफ साफ स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया गया। पहला है रोमन समाज की संरचना। क्योंकि हम रोमन के सामाजिक और राजनीतिक संरचना दोनों को देखेंगे, तो इससे पहले हम रोमन समाज की संरचना के बारे में जान लेते हैं। रोमन साम्राज्य मुख्य रूप से 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित था, 3 अलग अलग वर्गों के ऊपर आधारित था। पहला है पैट्रिशियन, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो रोमन अभिजात परिवार के सदस्य थे, वो पैट्रिशियन में आते थे। रोमन साम्राज्य था वो 3 मुख्य वर्गों में विभाजित था। पहले पे है पैट्रिशियन, भूमि, धन और राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण रखते थे। इस श्रेणी में आने वाले लोग जो थे वो पैसे वाले थे, शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, उनका कंट्रोल होता था वहां के सिस्टम में, वो सिस्टम को कंट्रोल करते थे। रोमन सीनेट और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर इनका वर्चस्व था। सीनेट कहने का मतलब हो जाता है जैसे भी सांसद है, विधायक है, जिनका सरकार के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ऐसे ऐसे लोगों पर इनका वर्चस्व होता था, इसे ये कंट्रोल करते थे। तो पहला क्या था? पैट्रिशियन, जो उच्च वर्ग के लोग थे, अभिजात वर्ग के लोग थे, पैसे वाले, धनी मनी, जिसका कंट्रोल बाकी सभी वर्गों पे होता था। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है प्लेबियन, ये दूसरा नंबर पे आता है। प्लेबियन में क्या था? आम नागरिक, किसान, व्यापारी, शिल्पकार और सैनिक आते थे। मतलब ऐसे लोगों को हम प्लेबियन जैसे वर्ग में रखते हैं। प्रारंभ में उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं थे, राजनीति के अंदर कुछ बोलने बोलने का अधिकार नहीं था, जैसे कि अभी वोट वोट गिराने का अधिकार नहीं था, राजा के बातों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। लेकिन समय के साथ उन्होंने अधिक अधिकार प्राप्त किए। जैसे जैसे समय बीतता गया उनको पावर भी मिलता गया, उनके पास अधिकार भी मिलते गए। उन्होंने ट्रिब्यून नामक प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया। एक वहां पे ट्रिब्यून नामक प्रतिनिधि था, सीनेटर कह सकते हैं, सीनेट कह सकते हैं, उसके माध्यम से आम जनता, कौन सा आम जनता? यही आम नागरिक, किसान, व्यापारी, शिल्पकार और सैनिक की जो समस्याएं आती थी वो किसके माध्यम से? ट्रिब्यून के माध्यम से राजा तक पहुंचाया। अब तीसरा है दास और मुक्त दास। अब देखिए, दास और मुक्त दास का मतलब हो गया
दासों को युद्धों में बंदी बनाए गए लोग अपराधी और कर्जदार से भरा जाता था। दास में वो लोग आते थे जो युद्ध में बंदी बना लिए गए, जो युद्ध में हार गए उनको दास बना लिया। इसके अलावा जो लोग कमजोर हैं, जो लोग कर्ज लेके चुका ना पाए उनको दास बना लिया। जो अपराध करते थे, जो अपराधी किस्म के लोग थे उनको दास बना लिया। उनके पास कोई नागरिक अधिकार नहीं था, इनके पास कोई अधिकार नहीं होता था, इन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन कुछ मामलों में उन्हें स्वतंत्रता भी मिल सकती थी, कुछ मामलों में उनको अधिकार था स्वतंत्रता का। मुक्त दासों को सीमित अधिकार प्राप्त थे और वे व्यापार एवं उद्योग में संलग्न हो सकते थे। अब कुछ दासों को, अब उस समय क्या था, रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो पूरे विश्व में जाके तो नहीं कर सकते थे ना व्यापार, तो वो कुछ दासों को इस बात से मुक्त कर देते थे कि तुम मेरा व्यापार वहां जाके करो और धन मुझे भेजो। तो इस कंडीशन पे ना कुछ दासों को मुक्त कर दिया जाता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रोमन राजनीतिक संरचना। अभी तक हम सामाजिक संरचना की बात कर रहे थे, अब हम राजनीतिक संरचना की बात करेंगे। रोम की राजनीतिक व्यवस्था गणराज्य 509 ईसा पूर्व और साम्राज्य 27 ईसा पूर्व के रूप में विकसित हुआ। मतलब इस टाइम पीरियड में रोम के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम कह सकते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया कह सकते हैं, इसका विकास हुआ। गणराज्य काल की अगर बात करें तो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व रहेगा। अब इसमें अलग अलग संस्थाओं में इनको विभक्त किया गया। किसे? राजनीतिक संस्था को, जैसे सीनेट। अब सीनेट क्या होता है? इंपोर्टेंट है, 2 नंबर 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण, 100% VBI क्वेश्चन रहेगा। सीनेट 300 सदस्यीय परिषद मुख्य रूप से पैट्रिशियनों से बनी। पैट्रिशियन कौन थे? वही अभिजात वर्ग, पैसे वाले, धनी मनी, जिनका कब्जा कंट्रोल सिस्टम के ऊपर होता था, जो पूरे सिस्टम को नचाते थे, सिस्टम को अपने हाथ में रखते थे। उनका 300 सदस्यीय परिषद, मतलब उन्हीं के अंदर के 300 लोगों को यहाँ पे सीनेट के रूप में बनाया गया। विदेश नीति, वित्तीय मामलों को नियंत्रित करना। अब विदेश के साथ कैसा व्यापार होगा, कैसे सिस्टम होंगे, कैसे युद्ध होगा, इन सभी पे कंट्रोल और अपना राय देना इन्हीं 300 संसदीय लोगों के माध्यम से किया जाता था। कौंसुल है, अब प्रत्येक वर्ष 2 कौंसुल चुने जाते थे। वे सेना का नेतृत्व करते थे और सरकार की देखरेख करते थे। सेना का नेतृत्व करना, सरकार का देखरेख करने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष पर आपको यहाँ पे ये चुने जाते थे, इनको चुना जाता था। प्रत्येक वर्ष, हर एक साल 2 कौंसुल को चुना जाता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिब्यून के बारे में। तो प्लेबिनों के अधिकारों की रक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी को हम ट्रिब्यून कहते हैं। किसके? प्लेबिनो, मतलब जो किसान थे, व्यापारी थे, छोटे तबके के लोग थे, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रिब्यून को चुना गया था। सीनेट के प्रस्तावों पर वीटो का अधिकार था। वीटो पावर, अभी आपको क्लास 12 में वीटो पावर के बारे में पढ़ना है, वीटो पावर के सिस्टम को पढ़ना है, पूरा आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है, यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये तो आगे क्लास 12 का पॉइंट है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नागरिकों द्वारा संचालित, ये जनसभा है, जनता का सभा, आपस में एक ग्रुप बना के चीजों को बताना। नागरिकों द्वारा संचालित, जिसमें कानून पारित किए जाते थे, ये नागरिकों के द्वारा चलाया जाता था और इसमें कानून से बने सिस्टम के ऊपर चर्चाएं होती थी, पारित करने की बात होती थी। सेना से जुड़े फैसले और न्यायिक मामलों का निर्णय लिया जाता। सेना से जुड़े हुए सभी फैसलों का निर्णय यहीं से लिया जाता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है साम्राज्य काल, मतलब ये जो टाइम पीरियड है जब तक ये साम्राज्य चला है 27 ईसा पूर्व से 476 ईसा तक। ऑगस्टस, याद रखिएगा महाराजा का नाम है, के शासन काल से गणराज्य समाप्त होकर एक साम्राज्य में बदल गया। ऑगस्टस का जब शासन प्रणाली शुरू हुआ, जब वो राजा बना, तो ये गणराज्य समाप्त होकर एक साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब सम्राट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑगस्टस अगर सम्राट था तो उसके पास पावर का क्या था, वो किस प्रकार के कार्यों को कर सकता था? सर्वोच्च शासक हुआ करता था। राजा जो था ऑगस्टस, जैसे जो भी हो, वो सर्वोच्च शासक, उसकी बातें सबसे ऊपर होती थी, जिसके पास सैन्य, धार्मिक और राजनीतिक शक्ति थी। सेना को कंट्रोल करना, धर्म को कंट्रोल करना, राजनीति को कंट्रोल करने का पावर था उसके पास। सीनेट केवल एक परमदर्शिता संस्था बन गई। सीनेट जो था, जो 300 लोगों का बनाया गया था, वो सिर्फ ज्ञान दे सकता था, उसे सोचना, समझना, लागू करना, न लागू करना, ये राजा के ऊपर निर्भर करता था। अब हम बात करेंगे प्रांतीय गवर्नर। अब प्रांतीय गवर्नर मैंने आपको बताया था, रोम साम्राज्य जिन गणराज्यों को, जिन देशों को जीतता था, उसे अलग अलग भागों में बांटकर वहां पे गवर्नर नियुक्त करता था, जो उसके कंट्रोल में वहां पे शासन करते थे। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किए जाते थे। साम्राज्य ने जितने हिस्सों को जीता, उन हिस्सों को कंट्रोल करने के लिए वहां पर प्रांतीय गवर्नर डाले जाते थे।
सेना और पेटिशियन गार्ड और सम्राट की रक्षा के लिए विशेष सैन्य बल, ये सब प्रांतीय गवर्नर के साथ साथ एक रोम साम्राज्य के अंदर काम करते थे। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। टोटल 7 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। 8वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या कहता है 8वां प्रश्न हमारा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है 8वां प्रश्न, रोमन अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार और कर प्रणाली, मतलब टैक्स का जो सिस्टम था वसूलने का, उस पर किस प्रकार निर्भर थी रोमन अर्थव्यवस्था। अब कोई भी राज्य हो, देश हो, अभी ही क्यों ना हो, अभी भी हमारा देश जो है वो हमारे टैक्स के ऊपर निर्भर करता है। हम जो टैक्स भरते हैं, आम पब्लिक जो टैक्स भरती है, इसी से तो सरकार चलता है, इसी से तो सड़कें बनती है, इसी से तो अर्थव्यवस्था ठीक होता है, इसी से तो घोटाला होता है। हमारे टैक्स की तो चोरी होती है ना। अगर घोटाले की बात कर रहा हूं तो भाई गड़बड़ बात तो नहीं कर रहा हूं। अगर कोई नेता हजारों करोड़ का घोटाला करता है, अगर कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन हजारों करोड़ों का घोटाला करता है, तो वो किसका पैसा, उसके बाप का पैसा तो नहीं है। वो कहीं ना कहीं आम जनता के द्वारा भरे गए टैक्स हैं, कर हैं, जिसकी चोरी सरकार की ये सरकारी मुलाजिम या सरकार के ईमानदार नेता करते। अब हम बात करेंगे रोमन अर्थव्यवस्था की। रोमन का जो इकोनॉमिकल सिस्टम था, रोमन साम्राज्य जिस चीज के ऊपर टिका हुआ था वो क्या था, उनके अर्थव्यवस्था में ये टैक्स की प्रणाली क्या थी, कृषि क्या था, व्यापार क्या था, और यह किस प्रकार से इन्हीं चीजों के ऊपर निर्भर था। तो देखिए, रोमन अर्थव्यवस्था अत्यधिक संगठित थी और यह 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित थी। रोमन अगर इतना 3 महाद्वीप में फैल गया ना, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ रोमन साम्राज्य किस चीज के ऊपर टिका हुआ था, तो ये 3 स्तंभ पर टिका हुआ था, कृषि, व्यापार और कर प्रणाली। पहले तो ये खेती पे टिका हुआ था, दूसरा ये बिजनेस पे टिका हुआ था, व्यापार पे टिका हुआ था, और तीसरा ये कर प्रणाली, टैक्स के सिस्टम पे टिका हुआ था। ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे और साम्राज्य के विस्तार और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, इतना लंबा चौड़ा हो गया, 3 महाद्वीपों में फैल गया, तो इसमें मुख्य रूप से खेती, व्यापार और टैक्स सिस्टम ही इसको सपोर्ट कर रहे थे, इसके आधार बने हुए थे। तो अब हम बात करेंगे इसके सबसे पहले स्तंभ के बारे में, जो है कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे तो इसका स्तंभ टिका हुआ है। रोमन अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, मजबूती देने वाला रोमन अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या था, कृषि था, खेती था। प्रमुख कृषि उत्पाद क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि रोमन साम्राज्य का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या था, तो व्हीट, बार्ली, रे, ओट्स, मुख्य खाद्य स्रोत। मतलब ये जो है ये ऐसे अनाज हैं जो इनके मुख्य रूप से फसल के रूप में उगाए जाते थे। जैतून, अंगूर, जैतून का तेल, शराब का व्यापार इनका व्यापक रूप से होता था, अंगूर से ये शराब बनाते थे। फल, सब्जियां, मांस स्थानीय खपत और व्यापार के लिए उपयोग होता था। तो ये सारी चीजें इनका बेस था कृषि के ऊपर। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कृषि उत्पाद की व्यवस्था। तो लेंटिफूडिया, बड़े पैमाने पर कृषि संपत्तियां जो दासों द्वारा चलाई जाती थी। मैंने आपको भी बताया ना, कुछ दासों को स्वतंत्र कर देते थे ये लोग, किस कंडीशन पर, कि भाई तू मेरे लिए ही काम करेगा, मेरे लिए खेती कर, मेरे लिए खेती करवा, मुझे व्यापार करके दे, मुझे फायदा लाके दे, तब जाके कुछ दासों को मुक्त किया जाता था। छोटे किसान, स्वतंत्र किसान जो सेना में भर्ती होते थे और कृषि पर निर्भर थे, या तो अब छोटे लोगों का काम क्या था, या तो नौकरी कर लो, व्यापार कहां से करेंगे, व्यापार के लिए तो उनके पास पूंजी नहीं था, खेती नहीं था, सिस्टम नहीं था, टैक्स भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो या तो वो सेना में भर्ती हो जाते थे या फिर बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ कृषि करने लगते थे। भूमि कर, लैंड के ऊपर टैक्स भी था, किसानों और जमींदारों से कर वसूला जाता था, जिससे सरकारी खजाने में योगदान होता था। ये राजा जो था ऑगस्टस या फिर और भी कोई जो भी हो, वो इन किसानों से, व्यापारियों से, कृषि करने वाले लोगों से टैक्स वसूलते थे, ताकि उनका खजाने में भी पैसा है और वो अपने खजाने से फिर अपनी जनता के लिए बेहतर कामों को कर सके। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है व्यापार, ट्रेड। अभी तो हमने कृषि के बारे में बात किया, लेकिन दूसरा स्तंभ तो इनका व्यापार भी है, क्योंकि पूरा रोमन साम्राज्य 3 मुख्य स्तंभों पर था। कौन कौन सा स्तंभ है, कृषि है, व्यापार है और टैक्स, कर है। तो दूसरे नंबर पे हमारा व्यापार है, ट्रेड है। साम्राज्य की समृद्धि का आधार था ये। साम्राज्य जो इतना बड़ा था, इतने पैसे वाले बड़े बड़े राजा सोना चांदी के मुकुट पहन के, मस्त साड़ी सलवार लपेट के जो घुमा करते थे, इसका मुख्य कारण क्या था कि इनके पास टैक्स के पैसे होते थे। रोमन साम्राज्य का विस्तार और अच्छी सड़कें जो थी वो व्यापार को विकास में सहायता प्रदान कर रही थी। रोमन साम्राज्य ने क्या किया था, अपने सिस्टम को, बंदरगाहों को, सड़कों को, पहियों को, इन सब के माध्यम से अपने व्यापार के सिस्टम को मजबूत कर रहा था, जिससे ज्यादा व्यापार होगा, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा टैक्स मिलेगा,
तो प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं क्या थी? आयात क्या होता था? रेशम चीन से होता था, मसाले और हाथी के दांत भारत से आते थे, सोना और लुबान अरब से आता था, अनाज मिस्र और उत्तरी अफ्रीका से आता था। लेकिन ये बिजनेस तो नहीं है, ये सिर्फ तो आना आना हो गया। जाना जाना अब क्या होगा? तो जाना होगा शराब और जैतून का तेल, मिट्टी के बर्तन और कांच, और लोहे और कांसे के उपकरण। तो इस प्रकार से ये व्यापार करते थे, कुछ कुछ चीजों को खरीदना और अपने यहाँ के चीजों को बेचना। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है व्यापार मार्ग था। ये सारी चीजें तो व्यापार की वस्तुएं हो गई, प्रमुख वस्तुएं। लेकिन मार्ग, रास्ता कैसे? तो स्थलीय मार्ग, रोमन सड़कों का जाल यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था। इन्होंने जहां जहां अपना साम्राज्य जीता, सड़कों का जाल बना दिया। समुद्री मार्ग से भी ये व्यापार करते थे। भूमध्य सागर व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र था। रोम, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटीओक व्यापार का मुख्य केंद्र था। ये सब नदी और बंदरगाहों के नाम हैं समुद्र के रास्ते से जहां पे ये व्यापार करते थे। मुद्रा और बैंकिंग की बात कर ले, प्रमुख चीजें हो गई, आने जाने का रास्ता हो गया, तो भाई पैसा भी तो चाहिए। करेंसी के बारे में बात करेंगे, बैंकिंग की बात करेंगे। रोमन सिक्के इंपॉर्टेंट है। जहां जहां रोमन साम्राज्य था वहां पे रोमन सिक्के महत्वपूर्ण है। व्यापार और करों के भुगतान के लिए इस्तेमाल होते थे। बिजनेस करने के लिए, लेन देन करने के लिए रोमन करेंसी का इस्तेमाल होता था। बैंकिंग प्रणाली भी थी। व्यापारियों को ऋण, विनिमय और लेन देन की सुविधा दी जाती थी। अगर कोई व्यापारी को बहुत सारा माल खरीदना है तो उसके लिए उसको लोन प्रोवाइड किया जाता था, उन्हें पैसे दिए जाते थे। व्यापारियों को ऋण, विनिमय और लेन देन की सुविधा दी जाती थी। तो यही तो बैंकिंग प्रणाली, यही बैंकिंग प्रणाली थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कर प्रणाली। तीसरा स्तंभ रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण टैक्स सिस्टम, कर प्रणाली। अब देखिए, रोमन साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत कर था, टैक्स था। मुख्य स्रोत टैक्स पे ज्यादा निर्भर थे ये, जिसका उपयोग सेना, सार्वजनिक कार्यों और प्रशासनिक खर्चों के लिए किया जाता था। अब राजा के पास तो भाई बहुत सारे सरकारी कर्मचारी थे, बहुत सारे सिस्टम में लोग थे, सेना था, बंदरगाह था, काम करने वाले नौकर चाकर थे। तो वो तो रोमन राजा अगस्टस के मुंह देख के तो नहीं रहते ना, उनको तो सैलरी चाहिए, पैसे चाहिए। तो इन पैसों का जुगाड़ जो था वो कहां से होता? टैक्स के पैसों से करते थे। इसके अलावा भूमि प्रमुख कर के प्रकार को देख लेते, कैसे कैसे टैक्स वसूला जाता था, किस किस प्रकार से टैक्स वसूला जाता था। भूमि कर, जमीन के ऊपर टैक्स देते थे। व्यक्तिगत कर, मतलब सभी नागरिक और दासों से ये टैक्स लिया जाता था। आयात निर्यात, जो बिजनेस करते थे, कुछ खरीदते थे, कुछ बेचते थे, उस पर टैक्स लिया जाता था। संघीय कर, मतलब विजित प्रदेशों से कर वसूला जाता था, मतलब जितने भी प्रदेश थे, राज्य थे, सिस्टम था, शहर था, उनसे भी टैक्स वसूला जाता था। कर संग्रह प्रणाली भी इंपॉर्टेंट है। अब तो कर वसूल लिया गया, रखोगे कहां? प्रारंभ में सरकार कर एकत्र करती थी, लेकिन बाद में इसका पब्लिक नाम ठेकेदारों को यह कार्य सौंपा गया। मतलब कुछ लोगों को यहाँ पे हायर किया जाता था जो टैक्स को वसूल करे। कभी कभी कर वसूली भ्रष्टाचार का कारण बनती थी, जिससे असंतोष फैलता था। अब ये टैक्स वसूलने वाले ही कभी कभी धोखाधड़ी कर देते, पैसे मार देते थे तो सिस्टम में। तो ये करप्शन आज से तो है नहीं, ये तो बहुत पहले से करप्शन है, और आज भी हमारे यहाँ करप्शन ही है। तो करप्शन सिस्टम का हिस्सा है, आप इससे अलग नहीं हो सकते। जब ज्यादा पैसा देखोगे तो मन तो ललचाएगा ना, चाहे वो हमारे प्रिय नेताजी हो या प्रिय सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी प्रशासनिक सिस्टम का, कोई भी सिस्टम का ढांचा इसी प्रकार से होता है कि करप्शन सिस्टम का ही एक हिस्सा है। भ्रष्टाचार जन्म दिया गया सिस्टम के द्वारा ही है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। प्रश्न नंबर 9, ये अब हम प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। हमने 1 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चन को कर लिया है। अब हम प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। हमारा 9वां प्रश्न कहता है रोमन साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे और इसके प्रभाव दुनिया पर कैसे पड़ा। रोमन साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? रोमन साम्राज्य की शुरुआत को हमने देख लिया, 3 द्वीपों में फैला हुआ इसके साम्राज्य को देख लिया, इसके सिस्टम को देख लिया, इसके कानून प्रणाली को देख लिया, इसके करेंसी को देख लिया, इसके मतलब कि शासन करने के तरीकों को देख लिया। अब सबसे अंत में क्या हुआ? तो रोम साम्राज्य का पतन हो गया। कैसे, क्यों, कहां, कब? तो रोम साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और इसका प्रभाव, क्योंकि ये छोटा मोटा राज्य तो था नहीं, छोटा मोटा सिस्टम तो नहीं था ना, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, इतना बड़ा साम्राज्य। ऐसा कहा जाता है कि कभी रोम साम्राज्य में ना सूर्यास्त नहीं होता था। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लगेगा, रोमन साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था
कि जिसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, सूरज डूबता ही नहीं था। अब सूरज नहीं डूबने का कारण क्या है? अगर मान लो हमारा शासन भारत पे भी है और हमारा शासन अमेरिका पे भी है, तो हम तो यही कहेंगे ना कि हमारे शासन काल में भैया सूरज नहीं डूबता है, क्योंकि यहाँ डूबा तो वहां हुआ ना, और वहां हुआ तो यहाँ डूबा। तो ऐसा ही कुछ था। तो अब हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे और इसका प्रभाव दुनिया पर कैसे पड़ा। रोमन साम्राज्य के पतन के कारण और इसके वैश्विक प्रभाव। रोमन साम्राज्य का पतन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया थी। देखिए, अब पहले तो हम रोमन साम्राज्य के पतन के फैक्टर के ऊपर देखेंगे क्या कारण थे कि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, और साथ ही साथ वैश्विक प्रभाव, पूरे विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो विश्व पर प्रभाव तो पड़ता ही ना, क्योंकि ये एक देश या एक राज्य या एक छोटे से जगह पे तो शासन करता नहीं था, 3 महाद्वीपों में इसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो इस कारण से वैश्विक विश्व लेवल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो रोमन साम्राज्य का पतन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया थी। ऐसे बहुत जल्दीबाजी में रोमन साम्राज्य कोई आया, हराया और खत्म कर दिया, ऐसा नहीं। एक लंबे प्रोसेस के साथ रोमन साम्राज्य का पतन हुआ है, और जो विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य कारणों के कारण हुआ। ये मतलब कोई एक फैक्टर आप नहीं कह सकते, कोई एक कारण नहीं है जिसके कारण रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। इसके पीछे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। कैसे? तो आर्थिक प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया, सामाजिक और सैनिक भी, रोमन साम्राज्य के सैनिक भी कारण थे इसके पतन होने में। यह पतन विशेष रूप से 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। मतलब शुरुआत कहां से हुआ, ध्यान समझिएगा। रोमन साम्राज्य का पतन 476 ईस्वी में पश्चिम रोमन साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पे शायद ये बातें नहीं जोड़ी गई है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत के रूप में क्यों देखा जाता है। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के जो राजा थे, जो रोम साम्राज्य के अंदर ही आते थे, उनको सत्ता से हटा दिया गया, उनको सत्ता से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके कारण पश्चिमी रोम साम्राज्य की समाप्ति हो गई और यहीं से पतन की शुरुआत हो गई, विघटन का शुरुआत हो गया। जबकि पूर्वी रोम साम्राज्य 1453 तक अस्तित्व में रहा। देखिए, एक समाज कब 476 ईसा पूर्व में ही खत्म हो गया, और दूसरा 1453 तक रोमन साम्राज्य अस्तित्व में था। ये धीरे धीरे पतन में आया है। आगे की स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि रोमन साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण, मेन फैक्टर, प्रमुख कारण क्या थे जिसके कारण रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। तो सबसे पहले हम राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे। देखिए, राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर जो इनकी पॉलिटिक्स की प्रणाली थी, शासन का प्रणाली था, सरकारी कर्मचारियों का प्रणाली था, उसमें क्या हुआ, अस्थिरता आई और भ्रष्टाचार, करप्शन आना शुरू हो गया। लूट खसोट, घुसखोरी, आम लोगों के पैसे की चोरी, जैसे आज के नेता करते हैं, जैसे आज के बड़े बड़े व्यापारी करते हैं, हजारों करोड़ लेके दबा के बाहर निकल जाते हैं। नेताजी सरकार स्विस बैंक भरा हुआ है, आम जनता यहाँ मर रहा है। तो ये एक कारण था उस समय में रोमन साम्राज्य के पतन का। शासकों की कमजोर प्रशासनिक क्षमता और लगातार सत्ता संघर्ष ने साम्राज्य को अस्थिर कर दिया। बार बार सत्ता परिवर्तन, बार बार आक्रमण होना, बार बार राजा का चेंज होना, तो ये सब जो कारण था ना, इसके कारण जो वहां का सामाजिक स्तर था, राजनीतिक स्तर था, वो अस्थिर हो गया। गृह युद्ध शुरू हो गए, घर में ही आपस में ही एक देश एक लोग दूसरे लोग से लड़ने लगे। साम्राज्य के विभाजन से इसकी शक्ति कमजोर हो गई। जब गृह युद्ध शुरू हुआ, जब आपस में लोग लड़ने लगे, तो इनका समाज जो है वो दिन प्रतिदिन विघटित होता गया, टूटता गया, खंडित होता गया। और आपको पता है, जब लकड़ी का गट्ठर एक साथ रहता है, ये तो बहुत पुरानी कहावत है, तब वो मजबूत रहता है। अगर वो टूटना शुरू हो जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाए, तो वो कमजोर हो जाता है। इसके अलावा भ्रष्ट नौकरशाही और सरकारी पदों की खरीद फरोख्त के शासन को कमजोर कर दिया। वो जो प्रशासनिक कर्मचारी थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, जो राजा के अंदर काम करते थे, जो टैक्स वसूलते थे, जो लोगों की भलाई का काम करते थे, वहां पे करप्शन आ गया, वहां पे घुसखोरी चलने लगा, पैसे से नौकरियां खरीदने लगे लोग, पैसे से करप्शन बढ़ने लगा। तो ये सारे पॉइंट जो है वो राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है आर्थिक संकट और करों का बोझ। आर्थिक संकट, बताइए कहां रोमन साम्राज्य का आर्थिक स्थिति इतना बढ़िया था, कर वसूला जाता था, व्यापार होता था, खेती होता था, वहां पे इनके ऊपर आर्थिक संकट आ गया, टैक्स का बोझ आ गया, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जाने लगा, ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करने लगे। बढ़ते सैन्य खर्च के कारण, सैनिकों के खर्चे, सैलरी बढ़ने के कारण अत्यधिक कर वसूली होने लगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों से
टैक्स वसूला जाने लगा, जिससे किसान और व्यापारी कमजोर हो गए। जो किसान पहले हंसी खुशी टैक्स देते थे, जो व्यापारी पहले हंसी खुशी टैक्स देते थे, वो धीरे धीरे कमजोर होते चले गए और उनकी स्थिति खराब होती गई। अब स्वाभाविक सी बात है, तीन ही स्तंभ तो थे रोमन साम्राज्य के, पहला कृषि, दूसरा व्यापार, तीसरा टैक्स। यहाँ पे कृषि की भी हालत खराब है, व्यापार का भी हालत खराब है, सिर्फ टैक्स वसूला जा रहा है। तो अब जब दो स्तंभ भी कमजोर हो गए तो रोमन साम्राज्य का गिरना निश्चित हो गया। मुद्रास्फीति आ गया। मुद्रास्फीति के बारे में मैंने पहले ही बताया कि पैसे की वैल्यू कम हो जाना, करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। जो हमने आपको क्लास 9th में जर्मनी के बारे में पढ़ा रहा था, हिटलर के बारे में पढ़ा रहा था, तो मुद्रास्फीति की चर्चा हमने किया था। यहाँ पे क्या हुआ, सिक्कों का अवमूल्यन हुआ, जिससे व्यापार और कृषि प्रभावित हुई। बहुत ज्यादा सिक्के छापे जाने लगे, पैसे छापे जाने लगे। बड़े जमींदार और ठेकेदारों द्वारा कर संग्रह का दुरुपयोग किया गया। ये ठेकेदारी जो दिया गया था, पहले तो रोमन साम्राज्य के राजा अपने लोगों द्वारा वसूलते थे, बाद में तो इन्होंने ठेका कर दिया था कि ये व्यक्ति हो गया, अब ये व्यक्ति टैक्स वसूलेगा। जो टैक्स वसूलता था वही चोरी कर लेता था, वही भ्रष्टाचार करने लगता था, वही करप्शन करने लगता था, जिससे गरीबों की स्थिति और खराब हो गई। गरीब लोगों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सैन्य पतन और बाहरी आक्रमण। अब यहाँ पे सेनाओं का भी पतन हुआ और बाहरी लोगों का आक्रमण होना भी शुरू हो गया। रोमन सेना में अनुशासनहीनता बढ़ी। बताओ, कहाँ हमने पढ़ा था कि रोमन सेना जो थे वो बिल्कुल अनुशासन में रहते थे, यहाँ पे उनके अंदर अनुशासन बढ़ गया, मतलब वो अनुशासनहीनता करने लगे, मतलब नियमों को, कानूनों का पालन नहीं करते थे। रोम ने विदेशी भाड़े के सैनिक को भर्ती करना शुरू किया जो वफादार नहीं थे। रोमन राजाओं ने या रोमन चांसलर ने, रोमन सम्राट ने अपने सैनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए दूसरे दूसरे जगहों से, दूसरे दूसरे जगह के देशों से सैनिक को अपने भर्ती करने लगे जो उनके वफादार नहीं हुआ करते थे। वो तो अपने देश के बारे में सोचते थे। हुथ, गॉड, वेंडल और फ्रेंको जैसे जर्मनिक जनजातियों के निरंतर आक्रमण होते गए। ये देखिए, हुन, गॉथ, वेंडल और फ्रेंको, ये जंगल में रहने वाले वो वहां के आदिवासी हुआ करते थे, जो लगातार इन पर हमला करते थे, लगातार लूट खसोट करते थे और वापस जंगल में भाग जाते थे। 476 ईस्वी में जर्मनिक नेता ऑन्डेसर ने अंतिम रोमन सम्राट रोमुलस ऑगस्टस को सत्ता से हटा दिया, जिससे पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हुआ। इन्हीं लोगों ने, मतलब इन्हीं के जनजातीय समुदाय ने रोमन के पश्चिमी साइड के जो सत्ताधारी थे, जो राजा थे, उनको गद्दी से हटा दिया और फिर से पश्चिमी रोमन साम्राज्य का यहीं से अंत होना शुरू हो गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामाजिक और सांस्कृतिक पतन। पतन जब रोमन साम्राज्य का होना शुरू हुआ तो कई तरीकों से होना शुरू हुआ, कई सारे स्टेजों में होना शुरू हुआ, हर चीज। सामाजिक और सांस्कृतिक पतन कैसे हुआ उसको देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य में नैतिक और नागरिक कर्तव्यों में गिरावट आई। अपने से अपने लोग लड़ने लगे, राष्ट्र के प्रति प्यार नहीं, अपने लोगों के प्रति इज्जत नहीं, समाज के प्रति आदर नहीं। दास प्रथा पर अत्यधिक निर्भरता के कारण तकनीकी विकास धीमा हो गया। अब देखो, दासों को तो स्वतंत्र किया गया था कि तुम मेरे लिए व्यापार करो, तुम मेरे लिए कृषि करो, मेरे लिए कृषि करवाओ और मुझे मुनाफा दो। तो दास पे लोग इतना ज्यादा निर्भर हो गए कि अब दास भी पैसे वाले हो गए। अब उन्होंने अपने हिसाब से अपने सिस्टम को चलाना शुरू कर दिया। जनसंख्या में गिरावट और शहरों से लोगों का पलायन ने आर्थिक और सैन्य कमजोरी को और बढ़ावा दिया। पहले जहां पे इन्होंने व्यापार के लिए बहुत बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया था, वहीं से लोग अब निकलने लगे क्योंकि उनकी स्थिति चरमरा गई। अब व्यापार पहले जैसा रहा नहीं, कृषि की चीजें बिक नहीं रही थी, अधिक से अधिक टैक्स पे करना पड़ रहा था, इसलिए वो शहर छोड़ के जाने लगे। तो ये सब जो तरीका था जिसके कारण उनका सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा चरमरा गया और उनका पतन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचों की गिरावट। सड़कें, जल आपूर्ति और व्यापार मार्गों की देखभाल में गिरावट आई। भ्रष्टाचार बढ़ गया ना, भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ गया, तो बंदरगाह का देखभाल नहीं होता था, सड़कों की मरम्मत नहीं होती थी, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। व्यापार का रास्ता ही बंद हो गया और व्यापार का रास्ता बंद होने से टैक्स आना बंद हो गया। प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा और स्थानीय शक्ति अधिक प्रभावशाली हो गई। जो लोग स्थानीय करप्शन वाले थे, ठेकेदार थे, वो ज्यादा प्रभावशाली होते गए, वो लोगों को लूटते रहे और सरकार या फिर आप कह सकते हैं राजा को इसकी भनक तक नहीं लगी और इस प्रकार से इनकी जो बुनियादी ढांचा था, जो सिस्टम था, वो चरमरा गया। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रोमन साम्राज्य के पतन के प्रभाव। अब तो रोमन साम्राज्य खत्म हो गया, पतन हो गया उसका, इसका प्रभाव क्या पड़ा वैश्विक लेवल पे, पूरे विश्व में। मध्य युग की शुरुआत हुई,
पश्चिमी यूरोप में अंधकार युग मतलब डार्क एज जो 5वीं सदी से 10वीं सदी की शुरुआत थी वो यहाँ पे शुरू हो गया। शिक्षा, कला, विज्ञान में गिरावट आई क्योंकि रोमन संरचनाएं नष्ट हो गई। शिक्षा का भी वैल्यू बहुत कम हो गया, कला का भी वैल्यू बहुत कम हो गया, विज्ञान में गिरावट आया क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक रोमन संरचना के अंदर ये सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीकों से चल रहा था स्टेज बाय स्टेज, तो रोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद उनके ढांचे भी तबाह हो गए। सामंतवाद जैसी नई राजनीति प्रणाली विकसित हो गई, एक नया राजनीति आ गया जिसका नाम था सामंतवाद। नेक्स्ट है ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ा। कैथोलिक चर्च ने पश्चिमी यूरोप में शक्ति हासिल की और पॉप धार्मिक और राजनीतिक रूप से प्रभावी बन गए। मतलब जो चर्च के पुजारी थे उनका प्रभाव बढ़ा, उन्होंने लोगों को अपने कंट्रोल में करना शुरू किया, उनके ऊपर शासन करना शुरू किया, रोमन संस्कृति और कानूनों को चर्च में संरक्षित रखा। और ये जो कैथोलिक थे, जो पादरी थे, जो चर्च के अंदर पूजा पाठ करवाते थे, उन्होंने रोम की संस्कृति को अपने चर्च के अंदर सुरक्षित रखा था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नए साम्राज्यों का उदय हुआ। जब रोम साम्राज्य का विघटन हो गया तो नए नए साम्राज्य, नए नए राजाओं का निर्माण हुआ, आप कह सकते हैं नए नए राज्य बनने शुरू हो गए। जर्मनिक जनजाति जो फ्रैंक वगैरह थे, जो बार बार इनके ऊपर हमला करते थे, वे अलग अलग राज्यों की स्थापना कर लिया। जो अभी तक जंगल से आके इनके ऊपर लूट खसोट करते थे, मारते पीटते थे, धन का वसूली करते थे, वो धीरे धीरे अपने राज्य का निर्माण करने लगे। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पवित्र रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया। पूर्वी रोमन साम्राज्य 1453 तक जीवित रहा और रोमन परंपराओं को संरक्षित रखा। काफी लंबे समय तक पूर्वी रोमन साम्राज्य था वो अस्तित्व में था। रोमन कानून और प्रशासन के प्रभाव को देख लीजिए। रोमन कानून का प्रभाव यूरोपीय न्याय प्रणालियों पर पड़ा, जिससे आधुनिक कानूनी संरचनाएं विकसित हुई। अभी के समय में अमेरिका, ब्रिटेन और भी बहुत सारे, इंग्लैंड वगैरह बहुत सारे ऐसे यहाँ के देश हैं जिनका प्रभाव उस समय के रोम के लॉ से, नीति से, नियम से निकलकर सामने आया। जस्टियन कोड बाद में यूरोप में कानूनी आधार बना। इनके जो तौर तरीके थे जस्टिस करने के, या न्याय प्रणाली था या कानून था, वो बाद में और ज्यादा इनके साथ विकसित होने लगा। वास्तुकला और इंफ्रास्ट्रक्चर की विरासत, रोमन स्थापत्य अभी भी कई देशों में देखे जा सकते हैं। रोमन सड़कें, पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह आधुनिक यूरोपीय परिवहन प्रणाली की नींव रखी। अब जो इन्होंने अभी तक संरचना बना के रखा था, जो बुनियादी ढांचा इनका तैयार किया गया था, उसके प्रभाव अभी भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे पुल देखने को मिलेंगे, बहुत सारे चर्च देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे सड़कें देखने को मिलेगी जिस पर आपको कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य का या रोमन संस्कृति बुनियादी ढांचों का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। 1 से 9 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है ईसाई धर्म का रोमन साम्राज्य में प्रसार कैसे हुआ। ये जो रोमन साम्राज्य जो था, इसके अंदर ईसाई धर्म कैसे प्रभाव में आया, कैसे इसका आधिकारिक एक प्रकार का धर्म बन गया, और इसे अपनाने के पीछे क्या कारण थे। आखिर रोमन के द्वारा ईसाई धर्म को ही क्यों अपनाया गया और इसी को आधिकारिक रिलीजन क्यों बनाया गया, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। दूसरे चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। रेस्ट में हमारे पास 5 चैप्टर बच जाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईसाई धर्म का रोमन साम्राज्य में प्रसार कैसे हुआ और इसके पीछे अपनाने के इनके क्या कारण थे। ईसाई धर्म की उत्पत्ति पहली शताब्दी ईस्वी में यहूदी धर्म की पृष्ठभूमि में हुई थी। यह धीरे धीरे पूरे रोमन साम्राज्य में फैल गया। 313 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, याद रखिएगा कॉन्स्टेंटाइन जो थे, इन्होंने ही पूरे रोमन साम्राज्य के अंदर ईसाई धर्म को आधिकारिक रिलीजन के रूप में बनाया था, इसे आधिकारिक मान्यता दी। और 380 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस ने इस रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बना दिया। मतलब कहा कि भाई अब रोमन साम्राज्य जितने तीनों महाद्वीप में फैला हुआ है, इन तीनों महाद्वीप में सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म ही हमारी ऑफिशियल रिलीजन होगी, धर्म होगा। मतलब जो रोम के अंदर है उसे ईसाई धर्म मानना पड़ेगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ईसाई धर्म का रोमन साम्राज्य में प्रसार कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ। क्योंकि पहले तो जो रोमन साम्राज्य था वो कई प्रकार के धर्मों को मान्यता देता था, लेकिन आगे चल के ये सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म को मान्यता देने लगा। तो पहला है प्रारंभिक प्रसार, जो पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक हमें देखना है। ईसाई धर्म की शुरुआत यहूदी धर्म से हुई और यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और
उद्धारकर्ता माना गया। देखिए ईसाई धर्म की जो शुरुआत थी, जो मतलब ईसाई धर्म की शुरुआत की बात कर रहा हूँ, जितने भी चर्च पादरी के लोग होते हैं वो इसी धर्म को मानते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है वो ईसा मसीह, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, उन्हीं को परमेश्वर का पुत्र माना गया। मतलब ऐसा माना गया कि वो ईश्वर के पुत्र हैं और उन्हीं के साथ इस धर्म की स्थापना हुई, शुरुआत हुई। ईसा मसीह के जो शिष्य थे, विशेष रूप से संत पौल ने इसे रोमन साम्राज्य में विभिन्न हिस्सों में फैलाया। संत पौल जो थे वो रोमन साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में इस धर्म का प्रचार किया और इसे फैलाया। यह धर्म प्रारंभ में रोमन साम्राज्य के शहरी इलाकों में था, मतलब कि सिटी जितने भी थे, बहुत महत्वपूर्ण सिटी जो थे वहां पे था, और एशिया माइनर, ग्रीस, इटली और उत्तर अफ्रीका में फैला। धीरे धीरे ये, जैसे कि आपको पता है रोमन साम्राज्य तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, तो इन्हीं जगहों पर इसका प्रसार होना शुरू हुआ। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ईसाइयों का उत्पीड़न, पहली और तीसरी शताब्दी। प्रारंभ में रोमन ने ईसाइयों को संदेह की दृष्टि से देखा। जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग थे उनको शुरुआत में जो रोमन साम्राज्य के लोग थे वो संदेहपूर्ण नजर से देखते थे, या फिर आप कहिए हीन दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो रोमन देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, वो तो ईसा मसीह की पूजा करते थे, वो तो अपने ईश्वर की पूजा करते थे। इस कारण से रोमन साम्राज्य के जो लोग थे उसे मतलब कि संदेह भरी नजरों से देखते थे। सम्राट नीरो और डैडियस ने ईसाइयों पर कठोर अत्याचार किए। कुछ ऐसे सम्राट भी थे रोमन साम्राज्य के अंदर, कुछ ऐसे राजा भी थे जो ईसाइयों को लेकर सख्ती बरतते थे, उनपे बहुत सारी मतलब कठिनाइयों का उनको सामना करने पर मजबूर करते थे। 313 ईस्वी में मिलान की संधि के तहत सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को वैधता प्रदान की। मतलब एक संधि हुआ ईसाइयों के साथ, जिसके बाद जो सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन, इन्होंने इसके धर्म को, मतलब किसके धर्म को, ईसाइयों के धर्म को वैधता प्रदान किया कि हाँ चलो ठीक है, आप लोग इस धर्म का भी पालन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे आधिकारिक धर्म के रूप में स्वीकृति। 4वीं से 5वीं शताब्दी का समय है। 380 ईस्वी में सम्राट थियोडियस ने एडिक्ट ऑफ थेसलिका जारी किया, जिससे ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बना दिया गया। मतलब सम्राट थियोडोडियस जो थे, इन्होंने ही ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य के अंदर मतलब ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। इसके बाद रोमन सरकार और चर्च के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए, दोनों में काफी घनिष्ठता हुई, मित्रता हुई। रोमन चर्च ने प्रशासनिक रूप से साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना ली। जैसे इनकी मित्रता हुई, घनिष्ठता बढ़ी, तो रोमन साम्राज्य के अंदर जितने भी चर्च के पादरी थे, इन्होंने इनके अलग अलग जगहों पर अपना पकड़ बना लिया, अपना क्षेत्र बना लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रोमन साम्राज्य द्वारा ईसाई धर्म को अपनाने के कारण। आखिर रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को ही अपना ऑफिशियल रिलीजन बनाया, इसके कारण क्या थे? नैतिक और सामाजिक आकर्षण। ईसाई धर्म ने समानता, प्रेम, करुणा और व्यक्तिगत उद्धार की बात की। जो दास लोग जो थे, जिनको बंधक बनाया गया था, जो स्लेव थे, और गरीब जो थे या फिर निम्न वर्ग के लोग थे, इनको आकर्षित करता था। ये पसंद करते थे कि सब में समानता होगा, सब एक दूसरे से प्यार करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो कभी समानता देखा ही नहीं था, कभी इन्होंने एक दूसरे से प्यार देखा ही नहीं था। तो इस कारण से दासों, गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों को ये धर्म जो था वो आकर्षित करता था। महिलाओं और दासों को भी इन धर्म में जगह मिली, जबकि रोमन धर्म में यह सीमित था। वो जब तक दास की बात करेंगे, महिला की बात करेंगे, निम्न वर्ग की बात करेंगे, तो उनको रोमन धर्म में या फिर रोमन साम्राज्य में उनकी कोई खास स्थिति नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने इस धर्म को अपनाया, ईसाई धर्म को अपनाया, तो इनको भी इस धर्म में अच्छा जगह मिला, समानता का अधिकार मिला। इस कारण से इन लोगों ने इस धर्म को अपनाया। रोमन साम्राज्य में असंतोष की अगर हम बात करें तो 3वीं शताब्दी तक रोमन समाज राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। पारंपरिक रोमन धर्म और देवताओं में लोगों की आस्था कम होने लगी, जिससे ईसाई धर्म को एक नया आध्यात्मिक विकल्प मिला। जब रोमन धर्म के अंदर उनका मतलब उनका की मानसिकता जब बदल जाती है, जब उनका विश्वास कम हो जाता है, तो उसके ऑप्शन में जो धर्म रहता है ना, वो ज्यादा बेहतर लगने लगता है। तो यही हुआ कि जब रोमन साम्राज्य के अंदर इनकी आस्था कम होने लगी, विश्वास कम होने लगा, तो उसके ऑप्शन में इन्होंने ईसाई धर्म में विश्वास करना शुरू कर दिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कॉन्स्टेंटाइन का समर्थन। अब ये तो एक सम्राट था। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 312 ईस्वी में मिल्कियन ब्रिज की लड़ाई
में पहले ईसाई धर्म की ओर झुकाव दिखाया। मतलब एक जो युद्ध हुआ उसमें इस सम्राट के द्वारा ईसाई धर्म के लोगों के प्रति प्रेम दिखा। यह कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध से पहले एक दिव्य संकेत देखा। मतलब उस समय ऐसा माना जाता है कि युद्ध से पहले उनको कुछ ऐसे संकेत मिले जिससे उन्हें ईसाई धर्म का मान्यता देने के लिए प्रेरणा मिला। मतलब जिस संकेत से उन्हें ऐसा लगा कि ईसाई धर्म को मान्यता मिलना चाहिए। उन्होंने चर्चों को आर्थिक सहायता भी दी और धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की। जितने भी चर्च थे जहाँ पे प्रिस्ट रहते थे, पादरी रहते थे, उनको पैसे वगैरह से भी मदद किया और उनको स्वतंत्रता भी प्रदान किया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है चर्च की प्रशासनिक शक्ति। चर्च ने साम्राज्य में मजबूत संगठनात्मक ढांचा विकसित किया जिससे यह राजनीतिक रूप से प्रभावी बन गया। चर्च धीरे धीरे राजा के साथ मिलते मिलते साम्राज्य में भी वहां के समाज में भी अपना पकड़ मजबूत बनाता गया और धीरे धीरे यह राजनीतिक रूप से भी प्रभावी बन गए, राजनीतिक रूप से भी मजबूत बन गए। पोप और बिशप इन्होंने प्रशासनिक और सामाजिक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। नेक्स्ट हमारा कहता है मिशनरियों की भूमिका। रोमन सड़कों और व्यापार मार्गों का उपयोग करते हुए ईसाई मिशनरियों ने दूर दराज के क्षेत्रों में धर्म का प्रचार किया, क्योंकि रोमन साम्राज्य ने तो पहले ही सड़कें बना रखी थी, पहले ही यातायात की सुविधाएं बहुत सारी थी। तो इन्हीं सड़कों और यातायात का उपयोग करते हुए जितने भी ईसाई लोग थे इन्होंने दूर दराज में भी जाके अपने धर्म का प्रचार किया। संत पौल और संत पीटर जैसे प्रचारकों ने ईसाई धर्म को भूमध्य सागर क्षेत्र में फैलाने में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तब जाके रोमन साम्राज्य के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में ईसाई धर्म को लोग पसंद करने लगे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रोमन साम्राज्य पर ईसाई धर्म के प्रभाव क्या था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे क्वेश्चन में भी था। रोमन संस्कृति और परंपराओं में बदलाव। ईसाई धर्म ने बहुदेवतावाद को समाप्त करके एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। पहले ईसाई धर्म में क्या था कि जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी, अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग देवी देवताओं को मान्यता देते थे, लेकिन इसको ईसाई धर्म ने समाप्त कर दिया और एक ईश्वर में अपनी श्रद्धा को रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया। कई रोमन त्योहारों और परंपराओं को ईसाई धर्म ने अपना लिया, जैसे कि क्रिसमस। पहले क्रिसमस रोमन ही था। इसके अलावा ईस्टर, तो अभी तो हम जानते हैं कि ये ईसाइयों का पर्व है, लेकिन देखिए रोमन त्योहारों और परंपराओं को ईसाई धर्म ने अपनाया है। तो ये जो क्रिसमस और ईस्टर है ये ईसाइयों का नहीं रोमन का था, जिसको इन्होंने अपनाया और आज बड़े हंसी खुशी मनाते भी हैं। इसके अलावा राजनीतिक संरचना पर भी प्रभाव पड़ा। चर्च और राज्य का गठजोड़ हुआ जिससे मध्ययुगीन यूरोप में पॉप और सम्राट के बीच संघर्ष बढ़ गया। अब पॉप के जो पादरी थे वो अपनी अलग पावर में थे, सम्राट अपने पावर में था, तो इन दोनों के बीच में अक्सर अनबन बनी रहती थी। साम्राज्य के विभाजन के बाद बाइजेंटाइन साम्राज्य में ईसाई धर्म ने ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को जन्म दिया। अब जब साम्राज्य का विभाजन हुआ, जब राज्य टूटने लगा, उसके बाद इनके कई सारे चर्च जो थे वो आपस में विभक्त होकर एक नए चर्च के रूप में उभरा, एक नए मंदिर की तरह कह सकते हैं, क्योंकि चर्च भी तो मंदिर ही होता है। जैसे हम मंदिर में आस्था रखते हैं, ऐसे ही जो पादरी लोग होते हैं वो चर्च में आस्था रखते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है शिक्षा और कला पर प्रभाव। चर्च ने शिक्षा और ग्रंथों के संरक्षण में योगदान दिया। रोमन वास्तुकला से प्रभावित चर्च भवन जैसे कि सेंट पीटर बेसिलिका और अन्य कैथेड्रल बनाए गए। कई प्रकार के अन्य, जैसे कि रोमन साम्राज्य क्या करता था, अपने हिसाब से नए नए सड़कों को बनवाना, नए नए भवनों को बनवाना, ब्रिज, पुल और भी बहुत सारी चीजें, ऐसे ही कुछ काम यहाँ ये लोग भी करते थे। रोमन वास्तुकला से ही प्रभावित थे, इसलिए ईसाई लोग भी ऐसा कुछ करते थे। ईसाई धर्म के माध्यम से रोमन कानून का भी प्रसार हुआ। ईसाई चर्च ने रोमन कानूनों को अपनाया और उसमें नैतिकता का समावेश किया। कानून तो वही था रोमन साम्राज्य वाला, लेकिन कठोरता को खत्म किया गया और लचीलापन लाया गया। यहाँ पे जस्टियन कोड की अगर बात करें तो यूरोप की कानून प्रणालियों का ये अभी भी इसमें देखा जाता है। यूरोप की जो कानून प्रणाली है उसमें जस्टियन कोड को अभी भी कई तरह के प्रभावों को देखा जा सकता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11 है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको इस पार्ट बाय पार्ट कन्वर्ट कर देते हैं। टोटल 7 चैप्टर है तो 2 चैप्टर का हम एक पार्ट बना देते हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, मतलब 5-6 घंटे का वीडियो हो जाएगा और आप देखने में भी बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे हमारी कोशिश यही रहेगी कि 2-2 चैप्टर का हम पार्ट बना के आपके यूट्यूब के लिए लेके आते रहेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चन अभी आपको बताया गया, मतलब 1 से लेके 10 तक, ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
तो आशा करता हूं आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम आपको सेकेंड पार्ट में मिलते हैं।